सबसे पहले यही जानो कि ये आपकी किताब है, ये वाली एनसीईआरटी हम पढ़ रहे हैं, इस एनसीईआरटी का ये नाम है और ये 4 चैप्टर हैं। कौन से भैया? ये 4 चैप्टर हैं जिनको हमें इस एनसीईआरटी में पढ़ना है। इसका बाकायदा एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। 52 पेज है इसमें। किताब को देखोगे तो भैया अल्ले पल्ले नहीं पड़ेगा, खासकर जो हिंदी माध्यम वाले हैं उनके तो बिल्कुल अल्ले पल्ले नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये पहले किताब जो है अंग्रेजी में लिखी गई थी। पहले किताब किस में लिखी गई थी? अंग्रेजी में लिखी गई थी। फिर इसका ट्रांसलेट किया गया। आप गूगल पे जाओ, कुछ भी ट्रांसलेट करके देखो, उल जलूल शब्द लिखेगा। मैंने बहुत बार आजमाया है, मैंने कई बार आजमाया, एकदम कुछ भी लिख देता है। भैया जब इसको ट्रांसलेट किया गया, जो अंग्रेजी वाली आत्मा थी इसमें उतर नहीं पाई है, इसमें अंग्रेजी वाली आत्मा उतर नहीं पाई है, शब्द जो है इधर उधर हो गए हैं और गूगल बाबा शब्द कठोर कर देते हैं, तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये सब चीजें आप देखते चलिए भैया, लिखते चलिए। क्या करेंगे? लिखते चलेंगे। इतनी बात समझ में आई, इसको उतार लिया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, पहले चैप्टर का शुभारंभ करते हैं। ये पहला अध्याय है, पहले अध्याय का नाम है पालमपुर गांव की कहानी। अगर मैं साधारण शब्दों में कहूं तो इस एनसीईआरटी के माध्यम से, इस अध्याय के माध्यम से एनसीईआरटी आपको यह समझाना चाह रही है कि पालमपुर गांव में किस प्रकार से लोग अपना अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं। और आप देखते होंगे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो गांव में कभी भी पले बड़े नहीं हैं, शहरों में ही उनका लालन पालन पोषण हुआ है। खेती वगैरह के बारे में उनको ABCD कुछ भी नहीं मालूम होगा। तो ऐसे में इस एनसीईआरटी ने इस चैप्टर में यही समझाने का प्रयास किया है कि भैया गांव में क्या क्या होता है, गांव में किस प्रकार से खेती होती है, किस प्रकार से लोग जो है डेयरी वगैरह के माध्यम से और भी तमाम संसाधनों के माध्यम से जो है पैसा वगैरह कमाते हैं, खेती वगैरह कमाते हैं, करते हैं, है ना। तो यही जो है मेन मकसद है इस चैप्टर को पढ़ने का। तो इसमें कुछ चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जिन्हें हमें जान के आगे बढ़ना चाहिए। तो भैया देखो, इस कहानी का उद्देश्य जो है उत्पादन, इस शब्द को नोट करिएगा बाबू, उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों से परिचय कराना है। इस कहानी, ये जो कहानी पढ़ रहे हो, इसमें भैया उत्पादन से संबंधित कुछ विचारों को समझाना चाह रही है आपकी ये एनसीईआरटी। यहां आप जो है बाकायदा देख सकते हो गांव का बड़ा ही सुंदर मनोरम माहौल बना हुआ है। और भैया आप जो है तमाम शहरों में रह लो, वहां आप पाओगे जहरीली हवा, लेकिन गांव में आपको सुकून की हवा मिलेगी। शहरों में कोई बीमार होता है तो डॉक्टर कहता है बाबू गांव चले जाओ, गांव घूम के आओ। ऐसा इसलिए क्योंकि गांव में जो है खुशियां हैं, गांव में जो है सुकून की हवा है, सुकून की रोटी है, चहल पहल है, जो बीमार से बीमार आदमी को भी ठीक करने की क्षमता रखती है ना। ये आप देख सकते हो भैया गांव का माहौल है। तो इसमें हमें क्या समझना है भैया? उत्पादन को समझना है। आइए उत्पादन को समझाता हूं। यहां आप देखोगे तो उत्पादन, उत्पादन क्या है, उत्पादन कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, एनसीईआरटी को आप पढ़ोगे तो आपको अल्ले पल्ले नहीं पड़ेगा। सबसे पहले इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले डालो। एनसीईआरटी को पढ़ोगे और इस तरह से, जिस तरह से मैंने भी लिखा है, आपको कुछ भी अल्ले पल्ले नहीं पड़ेगा। यहां देखो कहा जा रहा है कि उत्पादन एक प्रक्रिया है। क्या है? उत्पादन एक प्रक्रिया है। मान लो किसी चीज का उत्पादन करना होगा तो ऐसे 1-2 घंटे में उत्पादन नहीं हो पाएगा, कोई खेला नहीं है कि बस चुटकी बजाए शुरू हो गया। ये एक प्रक्रिया है। क्या है? एक प्रक्रिया है। समझ में आई बात? जिसका उद्देश्य वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना है, जिसकी हमें आवश्यकता होती है, जिसकी हमें जरूरत होती है। समझ में आई बात? और भैया उत्पादन के 4 कारक होते हैं, जिनमें से भूमि हो जाएगा और अन्य प्राकृतिक संसाधन हो जाएंगे। दूसरे नंबर पर आप देखोगे तो श्रम हो जाएगा। तीसरे नंबर पर आप देखोगे तो भौतिक पूंजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी में भी आप देखोगे अस्थाई पूंजी हो जाएगा और कार्यशील पूंजी हो जाएगा, है ना। कहां गया बाबू? हाँ, ये रहा अस्थाई पूंजी और ये रहा कार्यशील पूंजी। अभी मैं दोबारा लौट कर समझाऊंगा, अभी जो है और अच्छे से समझाऊंगा, बस इसे एक बार सुनते रहो। और देखो चौथे नंबर पर आ जाएगा मानव पूंजी। इतना आपने समझा? इतना आपने समझा?
नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, अभी जो है मैं जिस तरीके से समझाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा। आओ समझा देता हूं। देखो मान लीजिए आपको गेहूं उगाना हुआ, क्या भैया, गेहूं उगाना हुआ, गेहूं का उत्पादन करना हुआ, तो भैया गेहूं जब उगा लोगे, है ना, गेहूं का दाना आपके हाथ में आ जाएगा, तो गेहूं क्या हुआ, गेहूं क्या हुआ, गेहूं परिणाम है, गेहूं क्या है, परिणाम है। लेकिन गेहूं को उगाने के पहले 4 कारकों ने अपना योगदान दिया था। कौन कौन से बाबू, चलो ये हो गया, क्या हो गया, गेहूं, लिखो जल्दी से, क्या, गेहूं, है ना, गेहूं। अब देखो गेहूं का ये छोटा छोटा दाना हो गया, है ना, ये छोटा छोटा दाना हो गया। गेहूं का उत्पादन मान लो हमने किया, तो उत्पादन तो परिणाम है ना, तो इसे लिखो परिणाम। क्या लिखोगे, परिणाम लिखोगे, है ना। उत्पादन किया ये तो परिणाम हो गया, लेकिन गेहूं उगाने के पीछे 4 कारकों ने योगदान दिया। कैसे, तो देखो अगर गेहूं उगाना है भैया, सबसे पहले आपके पास क्या होनी चाहिए, जमीन होनी चाहिए या अन्य प्राकृतिक संसाधन होने चाहिए। क्या होनी चाहिए, जमीन होनी चाहिए या कोई प्राकृतिक संसाधन होनी चाहिए। तो भैया यहां लिखोगे पहले नंबर पर, क्या लिखोगे, भूमि या जमीन, क्या लिखोगे, भूमि या जमीन। और उसके बाद या अन्य प्राकृतिक संसाधन, अन्य प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन। यहां जो या लिखा गया है इसको जो है आप निपटा दो, हटा दो। मान लो आप गेहूं उगा रहे हो, तो गेहूं उगाने के पहले सबसे पहले आपको भूमि की जरूरत पड़ेगी, भूमि या अन्य प्राकृतिक संसाधनों की जरूरत पड़ेगी। अन्य प्राकृतिक संसाधनों में जैसे जल हो गया और भी तमाम चीजें हो गई, तो भैया भूमि होनी चाहिए और जल वगैरह होना चाहिए ताकि आप सींच सको, ये हो गया। दूसरे नंबर पर आप आओगे तो भैया श्रम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, श्रम, श्रम श्रम श्रम, श्रम नहीं श्रम, क्या, श्रम, श्रम नहीं श्रम। तो भैया श्रम, कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जो मेहनत करें, खेत की गुड़ाई वगैरह करें, यानी कि शारीरिक मेहनत करें, शारीरिक श्रम करें। तो दूसरे नंबर पर ये हो जाएगा। और तीसरे नंबर पर हम लोग देखेंगे भैया भौतिक पूंजी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, भौतिक पूंजी, भौतिक पूंजी। भैया अगर मान लो आपको खेती करना हुआ, गेहूं उगाना हुआ, तो भैया गेहूं का बिया खरीदने के लिए पैसा चाहिए, मजदूर आएगा, श्रम करेगा, मेहनत करेगा, उसको पैसा चाहिए, है ना। और आप मान लो सिंचाई कर रहे हो, किसी का ट्यूबवेल जो है उससे पानी लिए तो उसको पैसा दोगे, तो भैया आपके पास भौतिक पूंजी होनी चाहिए। और भौतिक पूंजी में आप देखोगे तो आप जैसे मान लो फरुआ खरीद लिए, कुदाली खरीद लिए, हल खरीद लिए या ट्रैक्टर खरीद लिए, तो भैया ये जो है अस्थाई होते हैं, क्योंकि इनका उपयोग जो है एक बार खरीद लेने के बाद काफी टाइम तक रहता है, तो ये अस्थाई पूंजी हो जाएंगे भौतिक पूंजी के अंतर्गत। और आप जो पैसा लगाओगे, जो कच्चा माल लगाओगे, वह जो है कार्यशील पूंजी हो जाएगी, यानी कि उसका जो है हमेशा प्रयोग होता रहता है। तो भौतिक पूंजी में आपको 2 देखने के मिलेगा, कार्यशील पूंजी और अस्थाई पूंजी। तो ये हो गया। और देखो चौथे नंबर पर क्या होना चाहिए भैया, मानव पूंजी होना चाहिए। क्या होने चाहिए, मानव पूंजी, मानव पूंजी। क्या होना चाहिए, मानव पूंजी होना चाहिए। यानी कि खेती को कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, कौन सा बिया छिड़कना है और कौन सी फसल उगाएं कि जो है वो बेहतर बने। तो इसीलिए भैया दिमाग होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, कौशल होना चाहिए, उद्यमी होना चाहिए, जो इन तीनों को मिलाकर जो है यह समझ सके, यह जान सके बाबू गेहूं अगर उगा रहे हैं तो कौन सा बिया डालें बहुत अच्छा हो, कितना सिंचाई करें, किस प्रकार से सिंचाई करें, ज्ञान होना चाहिए, दिमाग होना चाहिए। तो भैया अब जब इतना सारा मिल जाएगा तो क्या होगा भैया, गेहूं उग जाएगा। और गेहूं जब उग जाएगा तो वो गेहूं परिणाम हो जाएगा। लेकिन 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 उसके पहले क्या होगा भैया, ये 4 कारक जिम्मेदार होंगे। अब इसे जो है एक तरह से और समझ लो, अब इसे जो है एक प्रकार से और समझ लो, एक उदाहरण से और समझो। क्या भैया, मान लो इस पेन को बनाना हुआ, तो मान लो इस पेन को बनाना हुआ तो उसके पीछे कैसे ये कारक जो है अपनी भूमिका निभाएंगे। तो ये पेन बना बनाया है, ये तो परिणाम है ना, पेन बन के तैयार हो गया है, ये तो परिणाम है।
पेन, यहां लिखो पहले पेन। पेन बनाया, ये तो परिणाम हो गया ना, क्योंकि बना बनाया मिल गया, परिणाम लिखो परिणाम। लेकिन इस पेन को बनाने के पीछे भैया इन चार कारकों ने अपना योगदान दिया। अब कहोगे कैसे सर जी, आइए फिर से समझा देता हूं, उसी भूमि के आधार पर इसे भी समझना है, समझते चलना। देखो भैया, अगर पेन बनाना हुआ तो सबसे पहले आपको दुकान खोलने के लिए या फैक्ट्री लगाने के लिए या कंपनी लगाने के लिए क्या चाहिए? भूमि चाहिए। क्या चाहिए? भूमि चाहिए, जमीन चाहिए और कुछ प्राकृतिक संसाधन चाहिए। कुछ प्राकृतिक संसाधन चाहिए जिससे आप कच्चा माल वगैरह उठा सको। तो पहला हो जाएगा भूमि, है ना, पहला हो जाएगा भूमि। अब भूमि तो आपने खरीद लिया भैया नींव वगैरह बनाने के लिए, या मान लो कमरा बना बनाया तो उसको पेंट वगैरह करने के लिए या नींव भरने के लिए, या कुछ आदमी ऐसा होना चाहिए जो काम करे, शारीरिक काम करे। ये हो गया, तो दूसर का हो जाएगा श्रम। तीसर का हो जाएगा भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी में आप देखोगे तो इस पेन को बनाने के लिए कुछ मशीनों की जरूरत पड़ेगी, कुछ मशीनों की जरूरत पड़ेगी। अब एक बार आप मशीन खरीद लोगे तो वो काफी टाइम तक चलेंगी, एक बार मशीन खरीद लोगे तो वो काफी टाइम तक चलेंगी। तो इसी के अंतर्गत दो चीजों को आप देखोगे, एक अस्थाई पूंजी को देखोगे, एक कार्यशील पूंजी को देखोगे। ये तीनों तो हो गए। अब भैया इस पेन को बेचने के लिए, इस पेन का बिजनेस करने के लिए कोई ऐसा आदमी होना चाहिए जिसके पास दिमाग हो, जिसके पास ज्ञान हो, जिसके पास उद्यम हो, जिसके पास कौशल हो। तो ये हो जाएगा मानव पूंजी। क्या हो जाएगा? मानव पूंजी। अब इतना मिलके क्या किया भैया? पेन को बना लिया। इन तीनों ने मिलके पेन को बना लिया। अब ये मिलके जो है क्या करेगा? पेन सेल करो, सेल करो, बेचो। 5 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया। अगर दिमाग होगा तो इसी में जो है कुछ ऐसे लिख देगा, कुछ डिजाइन बना देगा और कहेगा ये पेन अब 150 की है ना। थोड़ा सा दिमाग लगाना, कुछ लिख दो, ये पेन 150 रुपए की। तो भैया मानव पूंजी होगी, दिमाग होगा तभी तो ऐसा कर पाएगा, नहीं तो जो है जाने देगा 2 रुपया के भाव पेन। तो इतना आपने आशा करता हूं समझ लिया होगा, इतना आप सभी ने समझ लिया होगा। आइए जो लिखा गया है उसे मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूं तो आपका रिवीजन हो जाएगा और आपके समझ में भी आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आता तो वीडियो को जो है एक बार पीछे करना, फिर से देख लेना, चमत्कार हो जाएगा। यहाँ जो है भग भगा के ज्ञान जो है ऐसे प्रकाशित हो जाएगा। तो यहाँ दिया गया है कि उत्पादन जो है एक प्रक्रिया है। क्या है भैया? उत्पादन एक प्रक्रिया है, कौन एक दो दिन का खेल नहीं है, एक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना है जिनकी हमें आवश्यकता है, जिनकी हमें जरूरत पड़ती है। मान लो हमें पेन की जरूरत है, मान लो हमें गेहूं की जरूरत है, तो हम क्या करेंगे? उत्पादन करेंगे। और उत्पादन करने के लिए भैया 4 कारक जिम्मेदार होंगे, 4 कारक जिम्मेदार होंगे। पीछे मैंने समझाया, ये बताता हूं। पहला कारक होगा भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन। पहला कारक भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन। जैसे मान लीजिए आप खेती ही कर रहे हैं तो आपको भूमि की जरूरत पड़ेगी, और भैया प्राकृतिक संसाधनों की भी जरूरत पड़ेगी। बारिश होनी चाहिए, जल की जरूरत पड़ेगी। भैया मान लो अगर आप खेती के लिए हल का प्रयोग कर रहे हो तो भैया जंगलों की जरूरत पड़ेगी। और तो और भैया खनिजों वगैरह की भी जरूरत पड़ेगी। खनिज की जरूरत कैसे पड़ेगी? मान लो आपने पेन बनाया, मान लो आपने पेन बनाया तो भैया कच्चा माल तो चाहिए ही चाहिए, कच्चा माल तो चाहिए ही चाहिए। तो भैया खनिजों की भी जरूरत होगी। और दूसर का कारक कौन सा है? तो श्रम है। यानी कि कुछ लोग जो है मेहनत करने चाहिए, कुछ लोग जो है काम धाम करने चाहिए। ये हो गया। और इस श्रम में आप देखोगे शारीरिक श्रम। कौन सा श्रम? शारीरिक श्रम। फिर उसके बाद आता है भौतिक पूंजी। यानी कि आप मान लो किसी चीज का उत्पादन करना चाह रहे हैं भैया, उसमें आपको पैसा लगेगा। क्या लगेगा? पैसा वगैरह लगेगा। और पैसा लगेगा तो भैया इसमें आप देखोगे दो तरीके से, एक तो अस्थाई पूंजी में हो जाएगा और एक तो हो जाएगा कार्यशील पूंजी में हो जाएगा। पीछे जो मैंने बताया दोनों को जो है कंपेयर करते रहो, चीजों को अपने दिमाग में भरते रहो, तभी समझ में आएगा। तो भौतिक पूंजी अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह के आगत यानी कि कई तरह से पैसे भी लगेंगे।
और भैया देखोगे औजार, मशीन और भवन का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है, इसीलिए इसे जो है अस्थायी पूंजी का नाम देते हैं। आपने मान लो पेन बनाने के लिए क्या किया भैया, मशीन खरीदा, तो मशीन जो है एक बार खरीद लोगे काफी टाइम तक चलेगा। आप एक बार फैक्ट्री लगा लिए, काफी टाइम तक चलेगा। यस या नो? आप मान लो गेहूं उगाने के लिए भैया, खेत की गुड़ाई करने के लिए औजार खरीदे, एक बार खरीद लिए, काफी टाइम तक चलेगा, तो ये कहलाएगा अस्थाई पूंजी। और भैया कच्चा माल और नगद पैसा, आप मान लो इस पेन को बनाने के लिए कच्चा माल खरीदने जा रहे हो, और कच्चा माल खरीदोगे भैया पैसा भी दोगे, है ना? तो भैया कच्चा माल और नगद पैसा ये कार्यशील पूंजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्यशील पूंजी हो जाएगा भौतिक पूंजी के अंतर्गत, क्योंकि इसका काम जो है हमेशा लगता रहेगा, इसका काम हमेशा लगता रहेगा। आप गेहूं का बिया खरीदने गए, पैसा दो, मजदूर खरीदने गए, पैसा दो, भौतिक पूंजी लगाना हुआ, कच्चा माल खरीदना हुआ, पैसा दो। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। ये तो तीन कारक हो गए, है ना? तीन कारक हो गए। आइए चौथे कारक के विषय में बताता हूं। देखो चौथा कारक है मानव पूंजी। अब तीन कारक जो है लग गए, सब कुछ बन के तैयार हो गया। अब भैया चौथा कारक जब जुड़ेगा तभी जो है वो मार्केट में जा पाएगा, तभी मार्केट में जो है अच्छा कीमत उसका आएगा। तो आइए पढ़ के सुनाता हूं। आपको स्वयं उपभोग हेतु या बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए, एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम, बात पर गौर कीजिएगा साथियों, ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी आवश्यकता पड़ेगी? ज्ञान की, उद्यम की। आपने मान लो पेन बना लिया, पेन बना लिया, अब आपके पास अगर ज्ञान नहीं होगा, उद्यम नहीं होगा, कौशल नहीं होगा, दिमाग नहीं होगा, तो आप पेन को जो है गोबर के भाव बेचोगे। लेकिन अगर आपके पास टैलेंट हुआ, और ये तभी संभव होगा जब आपके पास टैलेंट होगा, तो आप जो है पेन वगैरह को, गेहूं वगैरह को जो है चिल्ला चिल्ला के बेचोगे, इतना का दिमाग लगा लगा के। तो भैया किसी भी चीज का उत्पादन जो है एक प्रक्रिया है, कोई एक दो दिन का खेला नहीं है। और उत्पादन करने के लिए चार कारक जिम्मेदार होते हैं। उत्पादन के लिए जो है चार कारक अपना योगदान देते हैं। तो ये चार कारक यही हो जाएंगे। भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन हो जाएगा, श्रम हो जाएगा, भौतिक पूंजी हो जाएगा। भौतिक पूंजी के अंतर्गत दो कारक आप देखोगे, एक कार्यशील पूंजी, एक अस्थायी पूंजी, फिर चौथा मानव पूंजी। ये चारों मिलकर क्या करते हैं भैया? उत्पादन की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। क्या करते हैं? उत्पादन की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो भैया कृषि गतिविधियां, पालमपुर के गांव वाले जो है कृषि गतिविधियां भी करते हैं, डेयरी वगैरह भी जो है करते हैं, भैंस वगैरह खरीद के लाते हैं, गाय वगैरह खरीद के लाते हैं, उसका दूध निकालते हैं, खुद भी पीते हैं, बच्चों को भी पिलाते हैं, और तो और भैया जाके बेच भी आते हैं और रुपया पैसा भी मिल जाता है। तो इस प्रकार से जो है वो अर्थव्यवस्था में अपना भूमिका निभाते हैं। समझ में आ रही होगी बात भैया? तो आइए देखते हैं कृषि गतिविधियां। ग्रामीण भारत में खेती मुख्य उत्पादन है। जो गांव का भारत है उसमें खेती जो है वो मुख्य उत्पादन गतिविधि है। बात पर गौर कीजिएगा। लेकिन प्रमुख बाधा यह है कि खेती के तहत भूमि स्थिर है लगभग 1960 के बाद से। आप देखोगे जब हरित क्रांति आती है तो बहुत सारे लोगों ने जो है खेतों को बढ़ाया, उपजाऊ बनाया। लेकिन आप 1960 के बाद से देखोगे, मान लो 1960 के बाद में इतना खेत था, है ना? 1960 के बाद जो 1960 के दशक में जो हरित क्रांति आती है भैया, तो उस समय देखोगे लोग जो है खेतों को बहुत ही उपजाऊ बनाते हैं, है ना? खेतों को बढ़ाते हैं। लेकिन मान लीजिए उस टाइम पर इतना खेत था, उस टाइम पर इतना उपजाऊ खेत था। बात पर गौर कीजिएगा, उस टाइम पर इतना खेत था। अब क्या हुआ कि ये स्थिर हो गया, ये स्थिर हो गया। तब से लेकर हमने खेतों को बढ़ाया नहीं है,
तब से लेकर हमने खेतों को बढ़ाया नहीं है, खेत इतने ही हैं, खेत इतने ही हैं। लेकिन बाधा, ये बाधा आप नोट करो, बाधा समस्या यह है कि अगर इतने ही खेत हैं तो भैया खेतों में जमीन में बढ़ावा तो नहीं हुआ, बढ़ोतरी तो नहीं हुआ, लेकिन जनसंख्या तो बढ़ गई है, जनसंख्या तो बढ़ गई है। और आप देखोगे पहले यहां कहीं जो है खेत हुआ करते थे, आज यहाँ क्या हो गए भैया, बिल्डिंग बन गया, यहाँ जो है खेल का मैदान बन गया, यहाँ जो है स्कूल बन गया, यहाँ पार्क बन गया, यहाँ जो है चच्चा लोग ने अपना बिल्डिंग बना लिया। तो हम जो है उपजाऊ खेतों को भी जो है उस पर घर बना ले रहे हैं, उस पर जो है और भी तमाम चीजें बना दे रहे हैं। तो भैया खेत तो कम होते जा रहे हैं, क्या हो रहे हैं, खेत तो कम होते जा रहे हैं, यानी कि स्थिर हो गए हैं, बढ़ तो नहीं रहे हैं लेकिन घट जरूर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बाधा है, बहुत बड़ी समस्या है। अगर ऐसे ही रहा और खेती नहीं हो पाई तो बाद में दिक्कत ही दिक्कत होगा। तो वही यहाँ बाधा के रूप में दिया गया है। आशा करता हूं आप सभी को यह बात समझ में आ गई होगी। अगर भैया बात समझ में आ रही हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करिएगा और 2 4 10 अपने मित्रों वगैरह में भी भेज दिया करिएगा। हम देखते हैं कि वीडियो पढ़ने के बाद जो है 10 10 12 12 15 15 घंटे जो है आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है। कोई चीज अगर फ्री में दे रहा है तो आप उसकी उपयोगिता को नहीं समझ पाते। तो भैया समझो और जो है और दोस्तों को बुलाओ और जानो। तो आशा करता हूं इतना आपके भेजे में बात घुस गई होगी। यस या नो? आगे बढ़ते हैं, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। अब आइए देखते हैं खेती की समस्याएं। खेती की क्या क्या समस्याएं हैं, आइए उन पर भी एक दृष्टि डाल देते हैं। तो भैया देखोगे रासायनिक उर्वरकों के बढ़ते प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो रही है। क्या हो रही है भैया, मिट्टी जो है बंजर बनती जा रही है, उसकी जो उपजाऊपन वाली क्षमता है वह जो है क्षीण होती जा रही है, नष्ट होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। तो पहले पॉइंट को आइए हम लोग यहाँ जो है काफी बाकायदा अच्छे तरीके से समझते हैं। ये एक आदमी है, इसका नाम रख देते हैं कटप्पा मामा। क्या रखते हैं भैया, कटप्पा मामा। वाह रे कटप्पा मामा। चलो ये एक आदमी है जिसका नाम हमने रख दिया कटप्पा मामा। अब कटप्पा मामा के पास खेत है। क्या है भैया, खेत है, खेत में जो है मिट्टी है। क्या है भैया, खेत में मिट्टी है। ये सारा कुछ हो गया मिट्टी, ये सारा कुछ हो गया खेत में मिट्टी। अब देखो भैया इस मिट्टी में क्या हुआ, देखो इस मिट्टी में क्या हुआ भैया, छोटा छोटा जीव पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है, छोटा छोटा जीव पाया जा रहा है, यानी कि बैक्टीरिया पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है भैया, बैक्टीरिया पाया जा रहा है, बैक्टीरिया, है ना। ये कटप्पा मामा का खेत है, खेत में बहुत सारी मिट्टी है और मिट्टी में क्या पाया जा रहा है, बैक्टीरिया पाया जा रहा है, बैक्टीरिया पाया जा रहा है। अब मान लीजिए कटप्पा मामा ने खेत में क्या छोड़ दिया भैया, रासायनिक खाद छोड़ दिया, यूरिया छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया भैया, यूरिया। अब कटप्पा मामा ने जैसे यूरिया छोड़ा वैसे जो है ई बैक्टीरिया मर गया। क्या हुआ भैया, ई वाला बैक्टीरिया मर गया, चला गया चांद कहां, आसमां को छोड़ के। अब आप कहोगे सर जी ई बैक्टीरिया के मरने से हमारा क्या फायदा हुआ। तो भैया फायदा नहीं हुआ, तुम्हारा नुकसान हुआ। नुकसान कैसे हुआ, आप इसे इस प्रकार से समझो कि भैया आपके खेत में जो है ये छोटा छोटा लकड़ी का टुकड़ा, ये मिट्टी का टुकड़ा, ये जो है खरपतवार, ये और सारा कीड़ा मकोड़ा, ये और सारा जो है तमाम जो है ये कूड़ा करकट है ना। तो तमाम प्रकार के कूड़ा करकट, खरपतवार, छोटी छोटी लकड़ियां वगैरह आपके खेत में पड़ी रहती हैं। अब ये बैक्टीरिया आदमी क्या करता है, ये छोटू सा जीव जो है क्या करता है, इन सबको जो है निपटा देता है, इन सबको धीरे धीरे जो है खत्म करके खाद के रूप में कन्वर्ट कर देता है, मिट्टी के रूप में जो है कन्वर्ट कर देता है। तो इससे जो है मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। लेकिन कटप्पा मामा ने यूरिया डाल के बैक्टीरिया को मार दिया। तो एक घाटा हुआ और दूसरा का घाटा भैया, जैसे ही कटप्पा मामा ने यूरिया को डाला, अब खेत में पानी है और पानी के माध्यम से यूरिया रिस रिस के, क्या भैया, यूरिया जो है रिस रिस के कहां चली गई, भूमिगत जल में, यानी कि जो ग्राउंड वाटर है, जो धरती के अंदर पानी है, उसमें यूरिया चली गई, है ना, भूमिगत जल।
भूमि के अंदर जल, भूमि के अंदर जल, जो भूमि के अंदर पानी है भैया उसमें चली गई, तो क्या हो गया, यहां जल वाला प्रदूषण हो गया। बोलो हाँ या ना, हुआ कि नहीं। तो भैया देखो, जल प्रदूषण हो गया, तो देखो कितना घाटा हो रहा है, कितना घाटा हो रहा है। तो समझ में आ रही होगी बात ना। और तो और एक बात और, एक तो मैं भूल ही गया, और यहां आप देखोगे तो इतना सारा हो रहा है और खेत भी क्या होगा, धीरे धीरे बंजर बनने लगेगा। क्या होगा भैया, धीरे धीरे बंजर बनने लगेगा, उसकी उपजाऊ क्षमता जो है धीरे धीरे क्षीण होती जाएगी। तो अब कहो कटप्पा मामा से कि का हो मामा, ई का कही देला। तो भैया कटप्पा मामा ने यूरिया छोड़ दिया, यूरिया के माध्यम से जो ये बैक्टीरिया था ये भी मर गया। और बैक्टीरिया का काम क्या है भैया, जैसे लकड़ी उकड़ी हो गया और भी खरपतवार कूड़ा करकट हो गया, तो बैक्टीरिया जो है उनको निपटा देता है, उनको जो है खाद के रूप में सड़ा गला के कन्वर्ट कर देता है, और जो है अच्छी खासी मिट्टी बन जाती है, उपजाऊ मिट्टी बन जाती है। तो भैया आपने बैक्टीरिया को मार दिया और जो ये तमाम क्रिया कर रहा था उसको भी आपने जो है निपटा दिया, और आपने देखा कि धीरे धीरे वही यूरिया रिसकर जो है भूमि के अंदर जो जल है उसमें चला जा रहा है, और जल प्रदूषण हो जा रहा है, और धीरे धीरे जो है मिट्टी बंजर होती जा रही है, उसकी उपजाऊ क्षमता कम होती जा रही है। इसे आपने समझ लिया होगा। तो वही चीज यहाँ भैया बताया जा रहा है, और मैंने पूरा बाकायदा आपको समझा दिया। क्या किया, समझा दिया। तो रासायनिक उर्वरकों के बढ़ते प्रयोग से भैया मिट्टी की जो उर्वरता शक्ति है वो समाप्त हो जा रही है, क्षीण हो जा रही है, खत्म हो जा रही है। यस या नो, हाँ। अब देखो, सिंचाई के लिए भूजल के निरंतर निरंतर प्रयोग से जल तालिका का ह्रास हो रहा है। क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है। अब कहोगे भूजल क्या है, निरंतर क्या है, जल तालिका क्या है, ह्रास क्या है। तो एनसीईआरटी की महिमा है, और मैंने शुरू में इसीलिए बताया कि भैया ट्रांसलेट होता है तो इसकी आत्मा जो है छीड़ हो जाती है, खत्म हो जाती है, खत्म, टाटा बाय बाय। तो बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो एकदम जटिल हो जाते हैं, समझे में नहीं आएगा। तो यहां देखो भैया, मान लीजिए हमने क्या किया भैया, एक तो टिब्बिल लगाया, क्या लगाया, टिब्बिल लगाया, और हमने क्या किया भैया, खूब सारा, जितना जरूरत नहीं था उतना पानी जो है धरती के अंदर से निकाल लिया, है ना। क्या किया भैया, हमने हैंड पंप लगा लिया, हमने जो है ट्यूबवेल लगा लिया, हमने जो है और भी तमाम स्रोतों से जो है नीचे के जो भूमि के अंदर जल है उसको निकाल लिया, और निकाल के भैया अपने खेतों में खूब सारा जो है दे फेंक रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, यहां से मेड़ी कट गया, दूसरा के खेत में भी जो है उजल चला जाता है। तो हम लोग जो जमीन के अंदर पानी है, जो ग्राउंड वाटर है, उसको हम लोग जो है धड़ाधड़ निकाले जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा, और यकीन मानना किसी समय, किसी बार मानसून ने अगर थोड़ा सा भी जो है बेईमानी किया, तो कई सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो लोग पानी के लिए तरस जाएंगे, भूमिगत जल के लिए जो है रोएंगे गाएंगे कि हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा है, हमारे यहाँ जो है वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया है। तो आप देख सकते हो, टीबिल लगाया, धड़ाधड़ पानी निकाल रहे हैं, धड़ाधड़ निकाल रहे हैं। तो इससे बचने के लिए क्या करना होगा भैया, सरकारें जो है समय समय पर क्या करती हैं, समय समय पर कुछ नीतियां लेकर आती हैं, समय समय पर कुछ नियम वगैरह लेकर आते हैं। जैसे इसमें आप देखोगे तो फव्वारा सिंचाई विधि है। तो फव्वारा सिंचाई विधि के माध्यम से आप जो है कम पानी में अच्छी सिंचाई, अच्छी उपज भी कर सकते हो। तो ये सब सीखो, ये सब देखो। और देखो, एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हो, छोटे छोटे लाइनों में, छोटे छोटे शब्दों में इतने विशाल विशाल बात कहे जा रहे हैं, छोटे छोटे शब्दों में इतने बड़े बड़े बात कहे जा रहे हैं। तो ये आप देख सकते हो, एनसीईआरटी की महिमा आप समझ सकते हो। तो हमें जो है यूपीएससी के लिए पढ़ना है ना, हमें आरओ के लिए पढ़ना है ना, हमें पीसीएस के लिए पढ़ना है ना, तो इस तरह से पढ़ो। तो यहां मैंने क्या किया भैया, करंट से भी जो है जोड़ दिया। अब देखो, आप जो भी चीज पढ़ रहे हो, आप चाहे जो भी चीज पढ़ रहे हो, मान लो रासायनिक उर्वरकों के विषय में आपने पढ़ा, तो तुरंत आप जाओ कहीं से भी खोज करो, और वर्तमान में इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, तमाम चीजों को जानो, तमाम चीजों को पढ़ो। साथ साथ आप करंट से भी अपडेट होते रहो, क्योंकि वर्तमान में आप जितनी भी परीक्षाओं को देखोगे, चाहे जो भी परीक्षा हो,
यहां तक कि जो चपरासी लेवल की परीक्षा है भैया, उसमें भी इतना हाई लेवल का क्वेश्चन पूछो ही मत। करंट से जोड़ जोड़ के दे मार रहा है और एकदम क्वेश्चन का लेवल एकदम उठा दिया है। यूपीपी वगैरह इधर जो छोटे छोटे परीक्षाएं वहां यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये सारी चीजें देखो, तो करंट से आप तुरंत जोड़ते रहो। ये हो गया। इसके अलावा भी आप देखोगे बहुत सारी समस्याएं विद्यमान हैं, बहुत सारी समस्याएं विद्यमान हैं, लेकिन हम लोग यहां ना पढ़ के कहीं और पढ़ लेंगे। अभी इन सब चीजों का और भी बहुत बार जिक्र होगा। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो देखो भैया, जैसे मान लो ये कोई देश है ना, ये कोई देश है, ये कोई देश है और ये वाला कोई देश है। अब देखो यहां जो है बहुत सारे जो है लोग हैं। क्या है भैया? बहुत सारे लोग हैं। यहां भी बहुत सारे लोग हैं, यहां भी बहुत सारे लोग हैं। मान लीजिए इस देश में ना तो शिक्षा दिया जाए किसी को, ना तो स्वास्थ्य का जो है बेहतर उपलब्ध किया जाए, बंदोबस्त किया जाए, ना तो कुछ भी। यानी कि इन्हें जो है कुछ भी संसाधन ना उपलब्ध कराया जाए। तो यहां आप देखोगे, यहां के जो आदमी होंगे, जो इंसान होंगे, वह क्या हो जाएंगे? बोझ हो जाएंगे। यहां जितने भी लोग हैं, जितनी भी जनसंख्या है, अगर उन्हें शिक्षा नहीं मिलेगी, रोजगार नहीं मिलेगा, कौशल नहीं मिलेगा, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिलेगी, तो यहाँ के लोग क्या हो जाएंगे? बोझ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बोझ हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन यहां आप देखोगे, यहां लोगों को क्या किया जाए भैया? रोजगार दिया जाए, शिक्षा दिया जाए, कौशल पर काम किया जाए, स्वास्थ्य पर काम किया जाए, लोगों को कंप्यूटर वगैरह सिखाया जाए, लोगों को जो है बड़ी बड़ी कंपनियों में जो है तमाम चीजों को बताया जाए, सिखाया जाए। तो यहां के लोग क्या होंगे भैया? संसाधन बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे भैया? चलती फिरती संसाधन बन जाएंगे, चलती फिरती कमाई का जरिया बन जाएंगे। मान लो कोई व्यक्ति पढ़ लिया और अपना कोचिंग खोल लिया, पढ़ाने लगा, तो रोजगार बन जाएगा। मान लीजिए किसी विद्यार्थी ने इंजीनियरिंग किया, मान लो बाई चांस उसे कहीं नौकरी नहीं मिले, तो वो क्या करेगा? अपना ही जो है रोजगार खुद बन जाएगा, रोजगार का साधन बन जाएगा, ढर्रा बन जाएगा, जरिया बन जाएगा। तो कोई भी देश हो, अगर वहां जनसंख्या है तो वो भैया बोझ नहीं है। कोई देश है वहां बहुत सारी जनसंख्या है तो वो बोझ नहीं है भैया, वो संपत्ति है, वो धन है, वो रोजगार है, वो संसाधन है। तो इसी माध्यम से हम लोग चाहें तो जनसंख्या को क्या कर दें भैया? संसाधन बना लें, आय का जरिया बना लें, चलता फिरता रोजगार बना लें, या अपनी जनसंख्या को बोझ बना लें। आशा करता हूं इतना आपने समझ लिया होगा। आइए कुछ चीजों को मैं पढ़ता हूं और फिर कुछ चीजों को मैं समझाता हूं। तो देखो, इस अध्याय के माध्यम से एनसीईआरटी हमें यह समझाना चाह रही है कि कैसे जनसंख्या अर्थव्यवस्था के लिए एक दायित्व के बजाय एक संपत्ति है। जो जनसंख्या है वह अर्थव्यवस्था के लिए दायित्व यानी कि बोझ नहीं है, वह तो एक संपत्ति है, एक संसाधन है। तो भैया चाहे जो भी देश हो, चाहे जो भी देश हो, एनसीईआरटी इस अध्याय में यही बताना चाह रही है कि जो जनसंख्या है वो अर्थव्यवस्था के लिए कोई बोझ नहीं है, वह तो भैया संपत्ति है। क्या है भैया? संपत्ति है। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार समझ लो, इस अध्याय के माध्यम से एनसीईआरटी हमें यह बताना चाह रही है कि कैसे जनसंख्या, कैसे जनसंख्या, यहां कामा लगा हुआ है, ध्यान देना, कैसे जनसंख्या अर्थव्यवस्था के लिए एक दायित्व यानी कि बोझ के बजाय संपत्ति है। अब देखो, जनसंख्या बोझ के बजाय संपत्ति कैसे बनेगी? तो संपत्ति भैया इन्हीं उदाहरणों के माध्यम से, जैसे मैंने दिया, उन्हीं के माध्यम से संपत्ति बनेगी। आइए बना देता हूं संपत्ति। देखो, यहां कहा जा रहा है जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है तो वही जनसंख्या एक संसाधन यानी कि मानव पूंजी में बदल जाती है। लोगों को आप क्या करो भैया? शिक्षा दे दो, प्रशिक्षण दे दो, उनके स्वास्थ्य वगैरह पर जो है काम कर दो, उन्हें तमाम चीजों को सिखा दो, उनके कौशल पर काम कर दो,
तो भैया वही जनसंख्या क्या करेगी, रोजगार बन जाएगी। वही जनसंख्या जो है क्या बन जाएगी, संसाधन बन जाएगी, चलती फिरती कमाई का जरिया बन जाएगी। आपने किसी व्यक्ति को शिक्षा दे दिया, मान लो वो अपनी लाइफ में सफल नहीं हो पाया, लेकिन जहां भी वह खड़ा होगा 4 6 10 स्टूडेंट उसके पास आ जाएंगे। प्रशिक्षण दे दिया जाए, उसे कंप्यूटर सिखा दिया जाए और भी तमाम चीजों को सिखा दिया जाए, तो वो भले ही जो है उसे सरकारी वगैरह नौकरी ना मिले, लेकिन वो अपने संसाधन के रूप में कहीं ना कहीं कुछ कर लेगा, कुछ जो है रोजगार की आय की जो है जरिया वो बन जाएगा। ये हो गया। तो यही चीज यहां कहा जा रहा है कि अगर कोई भी देश अपनी जनसंख्या के लिए ये सारा चीज कर देता है तो उसके लोग, उसकी जनसंख्या ऑटोमेटिक जो है क्या हो जाएंगी भैया, संसाधन बन जाएंगी, यानी कि मानव पूंजी में तब्दील हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, मानव पूंजी में तब्दील हो जाएंगी। उदाहरण के लिए आप देखोगे जापान, जापान में कोई भी प्रमुख प्राकृतिक संसाधन नहीं है। जापान में कोई भी प्रमुख प्राकृतिक संसाधन नहीं है, लेकिन जापान ने क्या किया, अपने लोगों को संसाधन बनाया, अपने लोगों पर निवेश किया, और आज आप देखोगे जापान का कितना नाम है। समझ में आ रही होगी बात। तो वही यहां लिखा गया होगा, ये देखो, जापान में कोई प्रमुख प्राकृतिक संसाधन ना होने के बावजूद जापान विकसित है, क्योंकि उन्होंने मानव संसाधन में निवेश किया। जापान ने जो है अपने व्यक्तियों पर, अपनी जनसंख्या पर, अपने मानवों पर, अपने लोगों पर जो है निवेश किया, पैसा खर्च किया, उन्हें जो है कौशल दिया, उन्हें जो है रोजगार दिया, उन्हें शिक्षा दिया, उनके चिकित्सा पर काम किया और भी तमाम चीजों पर काम किया। हमारे भारत के पास क्या है, प्राकृतिक संसाधन भी है, सब कुछ है, सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी हम लोग जो है उदाहरण में नहीं आ पा रहे हैं। क्यों नहीं आ पा रहे हैं, क्यों नहीं आ पा रहे हैं? हमारे बहुत सारे नेता, बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। अरे भैया, जहां शिक्षा का ये हाल है, आजकल आप देखोगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले भरे पड़े हैं, व्हाट्सएप विश्वविद्यालय वाले भरे पड़े हैं। कभी किसको जो है न जानेंगे न समझेंगे, कुछ भी किसी भी विषय पर आकर बोल देंगे, आकर जो है बदतमीजी करके चले जाएंगे, और लोग सुनेंगे भी, सुनते भी हैं। हम जैसे शिक्षक को कोई भी नहीं सुनता, सुनने से सब कतराते हैं कि हाय हम पढ़ना ना पड़ जाए, लेकिन फालतू की चीजें, फालतू की बातों पर अगर देखो तो मिलियन मिलियन में व्यूज जाते हैं। इसीलिए कभी कभी जो है आत्मविश्वास डिग जाता है, आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। 4 4 5 5 दिन हो जाते हैं, वीडियो को जो है 40 50 लोग भी नहीं देखते। ऐसे में किस आधार पर हम ये क्लासें जो है निरंतर लाएं? हमारा कुछ नहीं जा रहा है, हमारा कुछ नहीं बर्बाद हो रहा है, हमारे पास उतना संसाधन है, हम जी सकते हैं, हम अपना कल्याण कर सकते हैं, और हमारा कल्याण हो भी गया है। आप सभी के हित के लिए जो है मैं निःशुल्क चीजों को लाता हूं, लेकिन निःशुल्क चीजों की कभी कद्र नहीं होती है, कभी उसकी जो है अहमियत कोई समझ नहीं पाता है। तो अगर जो है भारत को विश्व गुरु बनाना है तो उसके शिक्षा पर काम करो। किस पर काम करो? शिक्षा पर काम करो। ऐसी शिक्षा दो कि विश्व स्तर पर भी कोई व्यक्ति अगर पढ़ा हो तो भारत की शिक्षा के सामने वो नतमस्तक हो जाए, घुटने टेक दे। तो हमारे यहाँ शिक्षा के नाम पे क्या है आप देख ही रहे हो, वर्तमान में बताने की कोई भी जरूरत नहीं है। और यहाँ जो है मैं स्पेशल क्लास में हूं, यहाँ मैं ज्यादा किसी की बुराई नहीं करूंगा। अगर आपको जो है और भी इस तरह की चीजों को जानना हो तो भैया नीरज शॉर्ट यूट्यूब चैनल का नाम है, वहां जाना, वहां आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। और हाँ, यही एक बात और याद आ गया, यदि आप एसएससी वगैरह की तैयारी करते हैं, यूपी वगैरह की तैयारी, यूपीपी वगैरह की तैयारी करते हैं, या और भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो हमारे एक चैनल और है जिसका नाम है एग्जाम क्रांति हल्ला बोल। एग्जाम क्रांति हल्ला बोल, वहां आप जाइए, आपको जो है बहुत सारी चीजें निःशुल्क वे में उपलब्ध हो जाएंगी, मिल जाएंगे, तो वहां भी जा सकते हो। तो बात यहां हो रही थी कि भारत को अगर विश्व गुरु बनाना हो तो भैया उसके शिक्षा पर काम कर दो, उसे प्रशिक्षण दो अच्छे से, उसके जो व्यक्ति हैं उनके रोजगार कौशल वगैरह पर जो है हमेशा चर्चा करो। आजकल के नेता विदेशों का दौरा करते हैं, आने के बाद जो है प्रधानमंत्री किस तरह से जो है
हवाई जहाज पर चढ़ रहा है, किस तरह से उतर रहा है, तमाम चीजों को दिखाते हैं। मीडिया भी लगभग जो है गोदी होने वाली है, हो चुकी है लगभग लगभग। तो ये देख सकते हो, उसके चिकित्सा स्वास्थ्य पर काम कर दो, देश अपने आप चमक जाएगा। देश पर्वतों और पहाड़ों से नहीं बनता, देश जनसंख्या से बनता है, देश उसके लोगों से बनता है। और जब उसके लोगों पर आप शिक्षा, प्रशिक्षण, चिकित्सा में काम कर दो, उसके कौशल पर काम कर दो, उसे बेहतर रोजगार दो, तो देश अपने आप ऐसे 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 चुटकियों में विश्व गुरु बन जाएगा। भाषणों में चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम भारत को विश्व गुरु बना देंगे, किसी भाषण की जरूरत नहीं पड़ेगी। विदेश वाले अपने आप ही आकर कहेंगे कि एक देश है भारत, जिसने अपने लोगों पर जो है शिक्षा पर काम किया, तमाम चीजों पर काम किया, आज जो है विश्व में उसका डंका बज रहा है। और आप सभी क्या करते हो, जहां पर बोलना चाहिए वहां पर जो है आपका मुंह सिल जाता है। अभी मैं पढ़ा रहा हूं, कुछ भी जो है इधर उधर की बात हो गई थोड़ी बहुत, मान लो बोलते वक्त कोई शब्द मिस्टेक हो गया, तो आप तुरंत जो है आवाज उठाने लगते हो, खैर मास्टर तो जो है ऐसा है वैसा है। लेकिन जब जहां गलत होता है वहां आप सबका मुंह नहीं खुलता, वहां आपकी आवाज बंद हो जाती है। तो भैया ये आप जो है देख सकते हो। आगे, आर्थिक क्रियाकलाप या आर्थिक गतिविधियां। ये आर्थिक क्रियाकलाप क्या है, आर्थिक गतिविधियां क्या है, आइए समझ लेते हैं। तो भैया यहां देखोगे तो विभिन्न क्रियाकलापों को तीन प्रमुख क्षेत्रकों यानी कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में बांटा जाता है। इसको पढ़ने समझने से पहले सबसे पहले ये जान लो कि जो भी देश, जिस भी देश के लोग मानव संसाधन में तब्दील हो जाएंगे, जिस भी देश के लोग, जिस भी देश की जनसंख्या मानव संसाधन में तब्दील हो जाएगी, वह अगर प्राथमिक क्रिया करेगा तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से करेगा, वह द्वितीय क्रिया करेगा तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से करेगा, वह तृतीय क्रिया करेगा तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से करेगा। अगर वो कृषि करता है, वानिकी करता है, पशुपालन करता है, मत्स्य पालन करता है, मुर्गी पालन करता है, खनन उत्खनन वगैरह करता है, तो वो पूरे वैज्ञानिक तरीके से करेगा। समझ में आ रही होगी बात। अगर वो व्यापार करेगा, परिवहन वगैरह, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन सेवाएं वगैरह वगैरह तमाम चीजों को अगर करेगा तो बेहतरीन तरीके से करेगा, अच्छी तरीके से करेगा। समझ में आ रही होगी बात। तो इतना आपने समझा, आइए इसे समझा देता हूं। देखो भैया, आर्थिक गतिविधियां यानी कि इसे आप आर्थिक क्रियाकलाप भी कह सकते हो, इसीलिए ब्रैकेट में जो है लगा दिया गया है, ब्रैकेट में रख दिया गया है ताकि आप समझ सको, जान सको। समझ में आई बात। तो भैया विभिन्न क्रियाकलापों को तीन प्रमुख भागों में, तीन प्रमुख क्षेत्रकों में बांटा जाता है। प्राथमिक क्रिया हो गया, द्वितीय क्रियाकलाप हो गया, तृतीय क्रियाकलाप हो गया। अब देखो भैया, जो प्राथमिक क्रियाकलाप है, क्या भैया, प्राथमिक, जो प्राथमिक क्रियाकलाप है उसके अंतर्गत कृषि आता है, वानिकी आता है, पशुपालन आता है, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन और उत्खनन से संबंधित जितनी भी गतिविधियां हैं वह प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। और आपके यूपीएससी में भैया, आपके यूपीएससी में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके यूपीएससी में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। समझ में आ रही होगी बात। आपके यूपीएससी में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके आरओ की परीक्षा में, आपके तमाम स्टेट पीसीएस में, आपके तमाम और भी वनडे एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है। तो यहां से तमाम परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत भैया कृषि हो गया, वानिकी हो गया, पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, खनन उत्खनन हो गया आदि शामिल होते हैं। अब देखो द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है, द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत क्या आता है भैया, तो विनिर्माण आता है।
क्या आता है? विनिर्माण। यहां से जो है कईयों बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है अन्य परीक्षाओं में भी। तो द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है भैया? विनिर्माण आता है। अब ये विनिर्माण क्या होता है भैया? बात तो ये आनी चाहिए, सवाल तो ये उठना चाहिए कि आखिर ये विनिर्माण क्या होता है। तो भैया मान लीजिए यहां से उठाते हैं। मान लीजिए आप वानिकी यानी कि जंगल से कोई भी चीज उठाए, क्या किए भैया? जंगल से कोई भी चीज उठाए, लकड़ी वगैरह उठाए, उसको जो है बढ़िया से बना चुना के बेड बना लिए, बल्ला बना लिए, तो क्या किया आपने? विनिर्माण किया। मान लीजिए आपने खेती से क्या उठाया? गेहूं उठा लिया, गेहूं को पिसाया उसाया, उसके बाद जो है पैकेट में भर दिया, तो आपने क्या किया? विनिर्माण किया ना, किसी चीज को बना दिया। तो यहां से जो भी चीजें प्राप्त हो रही हैं, अगर उन्हें जो है दोबारा से बना दिया जाए, किसी भी चीज को फिर से बना दिया जाए या कुछ बना दिया जाए, तो वही हो जाएगा विनिर्माण। जैसे कृषि में से आप क्या करोगे भैया? गेहूं निकाले, गेहूं को जो है पीसे पासे पैकेट में बंद किए, उसके बाद जो है आटा बना के बेच रहे हो, तो ये हो जाएगा विनिर्माण। वानिकी यानी कि जंगल से आपने मान लो लकड़ी ही उठाया, लकड़ी उठा के आप अलमारी वगैरह बना रहे हैं, यानी कि विनिर्माण कर दिया। आप जो है पशुपालन वगैरह हो गया, इधर मत्स्य पालन हो गया, मुर्गी खनन, खनन उत्खनन से आप देखोगे मान लो सोना निकाल लिया, लोहा निकाल लिया, उसको जो है स्टील वगैरह में तब्दील कर दिया, तो यानी कि आपने क्या कर दिया? विनिर्माण कर दिया। और जब विनिर्माण कर दिया भैया, तो वही विनिर्माण है। तो यही इतना जानना है। समझ में आ गई होगी बात। आइए देखते हैं तृतीय क्षेत्र में। तृतीय क्षेत्र में भैया क्या क्या शामिल है? व्यापार शामिल है, परिवहन शामिल है, संचार शामिल है, बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, पर्यटन सेवाएं वगैरह इत्यादि इत्यादि तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। और यहां से जो है क्वेश्चन बनाया जाता है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या किया जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत भैया जितने भी प्राकृतिक संसाधन है, ये सारे के सारे आ जाते हैं, है ना। प्राकृतिक संसाधन इसमें आ जाते हैं, और उन्हीं प्राकृतिक संसाधनों को अगर मिला के कुछ बना दिया जाए, तो भैया वही विनिर्माण हो जाता है। और तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत ये सारी चीजों को आप देख सकते हो, समझ सकते हो। तो आशा करता हूं इतना आपको समझ में आ गया होगा, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता तो फिर से वीडियो को एक बार पीछे करना, उसके बाद जो है देख लेना। ये हो गया। और आगे देखोगे भैया तो आर्थिक क्रियाओं के दो भाग होते हैं। पीछे आपने आर्थिक क्रियाकलाप को पढ़ा, पीछे आपने आर्थिक क्रियाकलाप को देखा, तो यहां आप देखोगे उन्हीं आर्थिक क्रियाकलापों के भैया दो भाग होते हैं। एक होता है बाजार क्रियाएं और एक होगा गैर बाजार क्रियाएं। यहां जो लिखा होगा एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, और उसके बाद इसे पढ़ के देखो क्या समझ में आ रहा है। इसे पढ़ के देखो क्या समझ में आ रहा है। बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि भैया ट्रांसलेट वाला समस्या यहां भी विद्यमान है, यहां भी लगा हुआ है। तो देखो भैया, बाजार क्रियाओं में वेतन या लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाओं के लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। इनमें सरकारी सेवा सहित वस्तु या सेवाओं का उत्पादन होता है। यानी कि मान लीजिए हम नौकरी कर रहे हैं, मान लीजिए हम फैक्ट्री लगा रहे हैं, तो भैया हम इसमें क्या करेंगे? यह अपेक्षा करेंगे कि हमें उसके बदले में कुछ ना कुछ पारिश्रमिक मिलना चाहिए। फैक्ट्री लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं? उसका जो है ध्येय क्लियर होना चाहिए, भैया पैसा आवे। मजदूरी कर रहे हैं, है ना, तो भैया पैसा मिलना चाहिए, पारिश्रमिक मिलना चाहिए। समझ में आई बात? इसी तरह से इसे समझो। इस पर जाओगे नहीं समझ पाओगे, और जिस तरीके से मैंने बताया आसान वे में समझ जाओगे। और भैया गैर बाजार क्रियाएं, क्या गैर बाजार क्रियाएं? गैर बाजार क्रियाओं में क्या होता है भैया? स्व उपभोग। यानी कि जैसे मान लीजिए हमने अच्छी खासी गाय को खरीदा, और गाय का दूध हमने निकाला, और उसे हम लोग बेच नहीं रहे हैं, उसे हम लोग बेचने के बजाय अपने लिए जो है, अपने स्वयं के लिए उसका उपभोग कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा गैर बाजार क्रिया। बाजार क्रिया समझ में आ रही होगी। बाजार क्रिया यानी बाजार क्रिया के अंतर्गत हम यह अपेक्षा करते हैं भैया कुछ ना कुछ पैसा मिले। फैक्ट्री लगा रहे हैं तो हमें पैसा मिलना चाहिए, हम कहीं जो है नौकरी वगैरह कर रहे हैं तो हमें पैसा मिलना चाहिए। तो ये बाजार क्रियाएं हो गई। और गैर बाजार क्रियाओं में अपने लिए, स्वयं के लिए, क्या भैया? स्वयं के लिए।
भैंस खरीद के लाए हैं, उसका दूध निकालेंगे हम ही पिएंगे, बेचेंगे तो बिल्कुल भी नहीं। और उसमें से कुछ लोग जो है बहुत चालाक होते हैं, भैंस लाए, उसका जो है दूध निकाले, खुद तो पी रहे हैं और उसको जो है प्रसंस्करण कर रहे हैं, यानी कि उसको जो है दूध को जो है गैस वगैरह पे रखे, चूल्हे पर रखे, गर्म किए, उसके बाद जो है घी वगैरह उसमें से निकाल कर जो है बेच लेते हैं, तो उनका फायदा हो जाता है यहाँ से। तो ये सारी चीजें इसी तरह से आप देख सकते हो, है ना, इसी तरह से देख सकते हो। तो इतना आपने समझा, इतना आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे भैया आप देखोगे तो कुछ चीजें छूट रही हैं, कुछ चीजें शुरुआत में मैंने छोड़ दिया था, उसको एक बार जान लो भैया। ये जो 3 चैप्टर है, ये जो 3 चैप्टर है, यह महत्वपूर्ण है। और आप यूपीएससी वाले अगर हैं, पीसीएस वाले हैं, तो आपके सिलेबस में जो है यहाँ कहीं से पीटी, मेंस और निबंध वगैरह में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। क्या भैया? प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और यहां तक कि निबंध वगैरह में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो खासकर जो यूपीएससी और पीसीएस वगैरह वाले हैं वो ध्यान दें। और बाकी जो ये वनडे वाले हैं या और भी स्टेट पीसीएस वाले हैं या आरओ वगैरह वाले हैं या और भी किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, जीएस वाले बच्चे, तो भैया वो जो है प्रारंभिक परीक्षा के लिए इन चीजों को देखेंगे। तीसरे अध्याय का नाम है निर्धनता एक चुनौती। अगर आपने दूसरे अध्याय को गौर से देखा हो, दूसरे अध्याय को गौर से पढ़ा हो, तो उसमें ये सारी बातें छिपी हुई हैं। जब हम लोग मानव को संसाधन के रूप में तब्दील कर रहे थे और उसी संसाधन के रूप में तब्दील करने के क्रम में कुछ चीजें छूट जाती हैं। किसी को बेहतर शिक्षा नहीं मिल पाती, किसी को बेहतर स्वास्थ्य नहीं मिल पाता, किसी को जो है बेहतर पेयजल नहीं मिल पाता, किसी को और भी तमाम चीजें नहीं मिल पाती। और इसी क्रम में आप देखोगे जो इन चीजों से वंचित हो जाते हैं वह मुख्य धारा से कटकर गरीबी की ओर, निर्धनता की ओर चले जाते हैं, अर्थात निर्धन बन जाते हैं। तो भैया इसका सीधा सीधा संबंध आप अगर जोड़ो तो दूसरे अध्याय में मिल जाएगा। समझ में आ रही होगी बात। दूसरे अध्याय में मैंने आपको बताया था कि अगर किसी व्यक्ति को संसाधन बनाना हुआ तो उसके शिक्षा पर काम करो, उसको रोजगार दो, उसको कौशल दो, उसके स्वास्थ्य वगैरह पर काम कर दो, उसे इस काबिल बना दो कि जहां खड़ा हो जाए लाइन वहीं से जो है प्रारंभ हो, जहां खड़ा हो जाए रोजगार अपने आप ही विकसित हो जाए। तो भैया जब उसके कौशल वगैरह पर उसको संसाधन बना दिया जाएगा तो निर्धनता आएगी ही नहीं। समझ में आ रही होगी बात। उसको अगर बेहतर ही बना दिया जाए तो निर्धनता आएगी ही नहीं, व्यक्ति गरीब होगा ही नहीं, जहां रहेगा 4 पैसे कमाता रहेगा। तो सीधा साफ साफ जो है इसका संबंध दूसरे अध्याय से है। समझ में आ रही होगी बात। और दूसरे अध्याय में जो जो चीजें व्यक्ति को संसाधन बनाने के रूप में दी जा रही थी वही जो है उसी से जो है ये लोग अलग हो जाएंगे, ये लोग कट जाएंगे, तो ये लोग क्या हो जाएंगे? निर्धन हो जाएंगे, गरीब हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आई या नहीं? हाँ या ना कमेंट में जरूर बताइएगा। समझ में आ रही होगी बात ना। आइए थोड़ा सा हम लोग पढ़ के भी देख लेते हैं कि आखिर यहाँ लिखा क्या गया है, यहाँ समझाने का, बताने का क्या प्रयास किया जा रहा है। हम अपने चारों ओर निर्धनता देखते हैं। आप कहीं भी निकल जाइए, किसी भी ओर चले जाइए, आंकड़ा उठा लीजिए, फिल्में देख लीजिए, तमाम जगह पर आपको निर्धन लोग, गरीब लोग दिख जाएंगे। और कभी कभी आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि भैया हम बहुत गरीब हैं, हम पढ़ नहीं सकते, हम पानी नहीं पी सकते, है ना। तमाम प्रकार से लोगों को देखा होगा। तो भैया हमारे चारों ओर निर्धनता देखने को मिलता है। वास्तव में देश का हर चौथा व्यक्ति निर्धन है। वास्तव में अगर हम लोग देखें तो देश का हर चौथा व्यक्ति निर्धन है, हर चौथा व्यक्ति गरीब है।
और भैया देखो, मैंने शुरुआत में जब पहला चैप्टर पढ़ाया था तभी मैंने बता दिया था कि भैया आप एनसीईआरटी को देखोगे जो हिंदी मीडियम वाली है, उसमें जो है शब्द थोड़ा इधर उधर हो गए हैं, काफी इधर उधर हो गए हैं, काफी त्रुटियां भी जो है हिंदी माध्यम में देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि वो किताबें ट्रांसलेट हुई होती हैं। तो ऐसे में जो है आप सभी जो है थोड़ा गौर से, थोड़ा गहराई से पढ़ने का, देखने का भी प्रयास करिएगा, खासकर हिंदी माध्यम वाले। हिंदी माध्यम वालों के लिए जो है हर कदम पर एक प्रकार से निर्धनता, एक प्रकार से गरीबी देखने को मिलेगी। उन्हें अच्छा कंटेंट नहीं मिल पाता, उन्हें बेहतर चीजें उपलब्ध नहीं हो पाती, इसीलिए वो लोग क्या करते हैं भैया, नौकरी वगैरह से कभी कभी आईएएस वगैरह नहीं बन पाते, तो तमाम प्रकार से वो भी जो है निर्धन होते हैं। समझ में आ रही होगी बात। तो इसे जो है मैंने आपके नौकरी से जोड़ दिया, तो आपको और भी बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। यस या नो। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए भैया, यहाँ 2011 और 2012 का आंकड़ा दिया गया है और उसी आंकड़ों के अनुसार जो है ये सारी बातें कही जा रही हैं, वो सारी बातें बताई जा रही हैं। तो भैया 2011-12 में जो है भारत में मोटे तौर पर 27 करोड़ लोग निर्धनता में जीते हैं। इसका मतलब यह है कि भारत में निर्धनों की सबसे ज्यादा बड़ी आबादी है, यानी कि भारत में जो है निर्धनों की बहुत बड़ी तादाद है, बहुत बड़ी संख्या है, ऐसा जो है 2011-12 का आंकड़ा कह रहा है। तो इतनी बातें मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि समझने में कोई दिक्कत आई होगी। सीधा सीधा साफ साफ शब्दों में लिखा भी गया है, सीधा सीधा साफ साफ शब्दों में मैंने आपको समझा भी दिया बहुत सारी बातें। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे भैया यहां देखोगे निर्धनता के कई सारे आयाम हैं। रावण के 10 सिरों के जैसे निर्धनता के भी जो है कई सारे आयाम हैं। जैसे रावण का 10 ठो मूड़ी था, उसी प्रकार से निर्धनता भी है। निर्धनता के बहुत सारे हाथ पांव, बहुत सारे सिर, बहुत सारी आंखें हैं। तो भैया इसीलिए निर्धनता के लिए हमें कोई ऐसा अस्त्र बनाना होगा जो एक ही बार में रावण के नाभि में जो है तीर मार दिया जाए, धाए से जो है रावण का काम तमाम। उसी प्रकार से हमें ऐसे ऐसे अस्त्र बनाना होगा कि एक बार चलाओ, नाभि में लगे, गरीबी निर्धनता समाप्त। तो निर्धनता, गरीबी ऐसी राक्षसी है जिसका अंत शायद ही कभी हो पावे, है ना। तो ये निर्धनता जो है, ये गरीबी जो है एक राक्षसी है, एक राक्षस है, रावण है, सुरसा डाइन है, सुरपंखा है, कंस है, राक्षस है ना। तो आगे देखो भैया, यहां कहा जा रहा है निर्धनता के कई सारे आयाम हैं, जैसे भूखमरी, आश्रय का ना होना, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की कमी, असहायता की भावना, यानी कि इसके बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारे आयाम हैं। क्या है भैया? भूखमरी। जब लोग गरीब होते हैं तो भूख से मर जाते हैं। कोई कोई परिवार तो ऐसे होते हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती, उसको तो छोड़ो भैया, 1 वक्त की भी रोटी नसीब नहीं होती। तो भैया गरीबी, गरीबी ऐसी डायन है जो भैया धीरे धीरे करके खा जाती है। भैया आश्रय की कमी, भैया गरीबी की वजह से आप देखोगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास रहने के लिए, पढ़ने के लिए, यहां तक कि अपना इलाज कराने के लिए भी कुछ भी नहीं है। और यहां तक कि भैया उनके पास रोजगार भी नहीं आता। उन्हें जो है असहायता की भावना, यानी कि गरीब वो लोग भी हैं जिनके पास कोई सहायता करने वाला नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति अपंग है, लाचार है, वृद्ध है, तो असहायता की भावना भी भैया क्या है? गरीबी है, निर्धनता है। अगर लोग शिक्षा नहीं पा रहे हैं, उनका बेहतर स्वास्थ्य इलाज नहीं हो पा रहा है और उन्हें जो है आश्रय वगैरह रहने के लिए जो है ठाव नहीं मिल रहा है, तो भैया वो लोग भी निर्धन है, वो लोग भी गरीब हैं। समझ में आ रही होगी बात। तो इतना देखो भैया, है ना, समझ में आ गया होगा।
आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। अब देखो भैया यहां जो है जो सामाजिक वैज्ञानिक है, जो सामाजिक वैज्ञानिक हैं उनके अनुसार, उनके दृष्टि में निर्धनता क्या है। समझ में आई बात। जो सामाजिक वैज्ञानिक है उनकी दृष्टि में निर्धनता क्या है, आइए समझा देता हूं। तो देखो भैया निर्धनता को निरक्षरता स्तर, यानी कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वह भी निर्धन होंगे। कुपोषण, यानी कि जो शारीरिक रूप से जिनके अंदर जो है रोग वगैरह हो गया है या कुपोषण के शिकार हैं तो भैया वो भी निर्धन होंगे। जो जिनके पास स्वास्थ्य सुविधाएं सुविधाएं नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है, कमी है, वो लोग भी भैया क्या रहेंगे, निर्धन रहेंगे, गरीब माने जाएंगे। जिनके पास प्रॉपर रोजगार वगैरह नहीं है, पीने के लिए भैया पानी वगैरह नहीं है ना, तो ये सारे के सारे क्या होंगे भैया, गरीब होंगे, निर्धन होंगे। तो इसी तरह के अन्य सामाजिक सूचकों के माध्यम से भैया सामाजिक वैज्ञानिक जो है निर्धनता को देखते हैं, निर्धनता को परिभाषित करते हैं। समझ में आई बात। तो ये था सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्धनता। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। और भैया मैंने आपको बताया था कुछ चीजें जो है बहुत सारी चीजें जो है, बहुत सारे आंकड़े जो है वो पुराने हो गए हैं। और आपको पता है अर्थव्यवस्था को समय समय पर अपडेट करते रहना चाहिए। समय समय पर अर्थव्यवस्था अपडेट होती रहती है, तो ऐसे में हमें जो है लेटेस्ट पढ़ना चाहिए। तो इसीलिए जो आंकड़े पुराने हो गए हैं, जो जरूरी नहीं है, उनको मैं छोड़ता भी चल रहा हूं, छोड़ता भी जा रहा हूं। और भैया आप ये सोचो कि एनसीईआरटी अगर जस का तस मैं ला के पढ़ा दूं तो किताब में और मेरे लाकर पढ़ाने में क्या ही अंतर होगा, कुछ भी अंतर नहीं होगा। तो इसलिए जो जरूरी है, जितना जरूरी है उतना पढ़ो, उतना जानो, आगे बढ़ चलो। क्या जरूरत है पीएचडी करने की, तो भैया इतना आपको समझ में आ गया होगा, है ना, इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं भैया। अब देखो यहां कहा जा रहा है निर्धनता रेखा। अब निर्धनता रेखा क्या है, क्या ऐसे लंबी लंबी लकीर खींच दिया जाए वो हो जाएगी निर्धनता रेखा? क्या मैप पर जो है कर्क रेखा विषुवत रेखा खींच दिया जाए, खींचा है वो है निर्धनता? बिल्कुल भी नहीं। ये भैया एक रेखा है जो अभी मैं बता दूंगा आपको। आइए दिखाता हूं। निर्धनता के आकलन की एक सर्वमान्य, शब्द पर गौर कीजिएगा, निर्धनता के आकलन की एक सर्वमान्य सामान्य सी विधि आय अथवा उपभोग स्तरों पर आधारित है। यह हो जाएगा आपका फार्मूला। क्या हो जाएगा भैया? फार्मूला। फॉर्मूला हो जाएगा, इसको जल्दी जल्दी से नोट करो। यहां कहा जा रहा है निर्धनता के आकलन की एक सर्वमान्य और सामान्य विधि आय अथवा उपभोग स्तरों पर आधारित है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, टेंशन मत लो, इसको भी पढ़ लेते हैं, फिर आइए समझा देता हूं। देखो भारत में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन एवं नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। अभी बिल्कुल भी समझ में नहीं आया होगा कि आखिर ये निर्धनता रेखा क्या है और ये फार्मूले क्या है। तो इसको भैया एक बार नोट करो, आइए मैं इसे समझाता हूं। जैसे मान लो यहाँ क्या लिखा गया था, नगरीय क्षेत्रों में। जैसे मान लीजिए ये ग्रामीण क्षेत्र हो गया। क्या हो गया भैया? ग्रामीण, ग्रामीण क्षेत्र हो गया। और ये हो गया नगरीय क्षेत्र। समझिएगा, गरीबी रेखा किस प्रकार से निर्धारित होती है, निर्धनता रेखा किस प्रकार से निर्धारित होती है, वही चीज मैं यहां समझा रहा हूं। ये ग्रामीण क्षेत्र हो गया और ये हो गया नगरीय क्षेत्र। मान लीजिए ये ग्रामीण क्षेत्र का कोई एक व्यक्ति है, ये ग्रामीण क्षेत्र का कोई एक व्यक्ति है और भैया ये भोजन करेगा। क्या करेगा भैया? भोजन करेगा, भोजन।
भोजन करेगा। और भैया कौन सा भोजन? ऐसा भोजन करेगा जिससे इसे 2400 कैलोरी, कितना भैया? 2400 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो सके। समझ में आई बात? मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्र का कोई आदमी है, कोई इंसान है, यह भोजन करेगा। क्या करेगा भैया? भोजन करेगा, और ऐसा भोजन करेगा जिससे इसे 2400 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो सके। अब देखिए, 2400 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जितना भोजन ये खाएगा और उस भोजन को खरीदने के लिए जितना पैसा लगेगा, वही हो जाएगा ये क्या बोलते हैं आपका, निर्धनता रेखा। समझ में आई बात? देखो, ग्रामीण क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति भोजन करेगा और ऐसा भोजन करेगा जिससे उसे 2400 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो सके, और इस भोजन को खरीदने में जितना पैसा लगेगा वही हो जाएगा भैया आपका निर्धनता रेखा। क्या हो जाएगा? निर्धनता, निर्धनता रेखा। समझ में आई बात? अब इसे इस प्रकार से समझो, ये नगरीय क्षेत्र का बंदा है, इसका थोड़ा सा जो है अपन डिजाइन डिजाइन बना देते हैं। अब देखो, ये जो नगरीय क्षेत्र का बंदा है, ये भोजन करेगा। क्या करेगा भैया? भोजन करेगा। अब कहोगे सर जी इतना भोजन मत कराओ, नहीं तो इसका पेट फट जाएगा, तो भैया खाने दो। अब देखो, ये ऐसा भोजन करेगा भैया जिससे इसे 2100, कितना भैया? 2100 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो सके। नगरीय क्षेत्र का यानी कि शहरी क्षेत्र का कोई व्यक्ति है, और ये व्यक्ति क्या करेगा भैया? भोजन करेगा, खाना खाएगा, और ऐसा खाना खाएगा, ऐसा खाना खाना चाहिए जिससे इसे 2100 कैलोरी ऊर्जा मिल सके। कितना भैया? 2100 कैलोरी ऊर्जा मिल सके। अब भैया इस भोजन को खाने के लिए वह जितना पैसा खर्च करेगा, वह जितना पैसा खर्च करेगा, यही हो जाएगी गरीबी रेखा, यही हो जाएगी निर्धनता रेखा। तो निर्धनता रेखा को हम लोग जो है इस प्रकार से निकालते हैं, वही पीछे मैंने आपको बताया था। अब मान लीजिए इस भोजन को करने के लिए वो 30 रुपए खर्च कर रहा है ना? तो 30 रुपए से कम जो खर्च करेगा वो निर्धनता रेखा के नीचे आ जाएगा, और जो इससे ज्यादा खर्च करेगा वो निर्धनता रेखा के ऊपर हो जाएगा। अब मान लीजिए शहरी क्षेत्र है, यहाँ थोड़ा महंगा मिल रहा है, तो भैया मान लीजिए 40 रुपए ले लेते हैं। अब देखिए 40 रुपए मान लीजिए इस भोजन को खाने के लिए खर्च कर रहा है, तो इसके ऊपर वाला निर्धनता रेखा से ऊपर हो जाएगा, इसके नीचे वाला निर्धनता रेखा के नीचे आ जाएगा। तो आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा। समझ में आई या नहीं? यही चीज मैंने यहां आपको बताया था, यही था आपका फॉर्मूला, यही था आपका फॉर्मूला, और इसी को जो है मैंने यहां समझा दिया। नहीं समझ में आया हो, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं। मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति है और वह ऐसा भोजन करे जिससे उसे 2400 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो सके। समझ में आई बात? और इस 2400 कैलोरी ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए वह जो भी भोजन खाएगा और उस भोजन के लिए वह जितना पैसा खर्च करेगा, वही आपका हो जाएगा निर्धनता रेखा। सेम इसी प्रकार से आप इसे भी समझिए, नगरीय क्षेत्र का कोई व्यक्ति है और वह ऐसा भोजन करे, ऐसा भोजन खाए जिससे उसे 2100 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो सके, और इस 2100 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो भी भोजन खाएगा और उस भोजन को खाने के लिए जितना पैसा व्यय करेगा, वही आपकी हो जाएगी निर्धनता रेखा। तो आप देख सकते हो किस आधार पर जो है निर्धनता रेखा को तय किया जा रहा है, किस आधार पर निर्धनता रेखा खींची जा रही है। अगर मान लीजिए इसने 40 रुपए व्यय किया है, तो 40 से अगर नीचे व्यय कर रहा है तो निर्धनता रेखा के नीचे, और इससे ऊपर कर रहा है तो भैया आप समझ रहे हो, तो ये हो जाएगा आपका निर्धनता रेखा। इतना आपने समझा?
इसे भैया एक बार स्क्रीनशॉट लेके फिर से जो है देख लेना, समझ में आ जाएगा। अब अगर ना समझ में आए तो वीडियो को फिर से पीछे कर लेना, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। अब यहां देखो, यहां कुछ विशेष बातें बताई जा रही हैं जो कि नोट के फॉर्मेट में दी गई हैं। अब देखो यहां कहा जा रहा है, यहां कल लिखा गया है, आप काल करिए इसे, क्या करेंगे, काल। काल एवं स्थान के अनुसार निर्धनता रेखा भिन्न हो सकती है। क्या भैया, काल एवं स्थान के अनुसार निर्धनता रेखा भिन्न हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। किसी स्थान पर निर्धनता रेखा कुछ और होगी, किसी स्थान पर कुछ और, किसी काल में निर्धनता रेखा कुछ और होगी, किसी काल में कुछ और। तो ये बातें आपको जानना बेहद जरूरी है। समझ में आ रही होगी बात। काल एवं स्थान के अनुसार ये जो निर्धनता रेखा है ये बदल भी सकती है, भिन्न भी हो सकती है। अब आगे क्या कहा जा रहा है, आयु, लिंग, काम करने की प्रकृति आदि के आधार पर कैलोरी आवश्यकताएं बदलती रहती हैं। तो इस पर भी आपको जो है ध्यान देना है कि भैया जो कैलोरी की आवश्यकताएं हैं वह भी बदलती रहती हैं। किस आधार पर, आयु के आधार पर, लिंग के आधार पर, काम करने की प्रकृति के आधार पर। तो ऐसे फैक्ट जो है आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, खासकर यूपीएससी वगैरह, और तो और आपका ये स्टेट पीसीएस हो गया, यहाँ तक कि आरओ एआरओ वगैरह में पूछे जाते हैं। तो भैया पढ़ने को तो सब पढ़ लेंगे, उसको सब समझ लेंगे, वो फार्मूला जो है सब जो है बता देंगे, लेकिन जो चीजें पूछी जाने लायक हैं उसको जो है इस प्रकार से निकालते हैं, इस प्रकार से चुनते हैं। ये आपका फैक्ट हो जाएगा। अगला फैक्ट है, भारत में निर्धनता रेखा का आकलन समय समय पर सामान्यतः हर 5 वर्ष पर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन अर्थात नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस एनएसएसओ द्वारा कराए जाते हैं। तो भैया ये जो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन है, इसी का अंग्रेजी में जो है नाम हो जाएगा नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, और इसी को अगर शॉर्ट फॉर्म में बोलना हो तो एनएसएसओ। तो भैया भारत में जो निर्धनता रेखा का आकलन करता है, कौन करता है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हो गया। और भैया अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर आप देखोगे तो विश्व बैंक जो है रेखा खींचता है, रेखा का निर्धारण करता है। समझ में आई बात। तो ये दोनों फैक्ट, ये चारों फैक्ट आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगे। फैक्ट है, सीधा का सीधा जो है घुट्टी मार जाओ। अब देखो भैया निर्धनता के कारण, तो निर्धनता के बहुत सारे कारण हैं, कोई एक दो कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हैं। क्या है भैया, अनेकों कारण हैं। तो वही आपको यहां बताने का प्रयास किया गया होगा, और आपकी एनसीईआरटी में देखोगे उतना बृहद चर्चा नहीं दिया गया है ना, सूक्ष्म ही चर्चा दिया गया है। और ऐसे में यह बहुत बड़ा मुद्दा है, और इस एक चैप्टर के अंतर्गत हम इसे निपटा भी नहीं सकते। तो इसीलिए हम जो है केवल एक दो लाइन ही यहां पढ़ेंगे, बाकी काफी कुछ चीजें हम लोग समझ चुके हैं। राइट, आगे देखो, भारत में व्यापक निर्धनता के अनेकों अनेक कारण है। क्या भैया, अनेकों अनेक कारण हैं, कोई एक दो कारण नहीं है। आगे देखो, जिसमें से एक कारण हो सकता है या एक कारण है, भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के दौरान आर्थिक विकास का निम्न स्तर। यह भैया ऐतिहासिक कारण होगा। क्या होगा, ऐतिहासिक कारण। आपने देखा होगा कि जब अंग्रेज भारत को छोड़ के गए थे तो भारत की दशा जो है चूसे हुए आम की तरह हो गई थी। आप सभी बचपन में खेलते कूदते पेड़ के नीचे गए, आम को खाया और उसके बाद उसका सारा रस निचोड़ लिया और उसे फुलाकर फिर से रख दिया। अंदर से तो उसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन बाहर से देखने में वो भरा फूला फला दिखेगा। तो उसी प्रकार से जब अंग्रेज भारत को छोड़ के गए थे भैया, तो चूसे हुए आम की तरह भारत की स्थिति हो गई थी। और ऐसे में
जो भी उस समय हमारे महान नेता थे, उन्होंने पूरा भरपूर प्रयास किया और धीरे धीरे करके गरीबी में, निर्धनता में कमी करते हुए काफी कमी कर चुके हैं। और धीरे धीरे आप देखते होंगे सरकार जो है तमाम प्रकार के कानून लाती रहती है, तमाम प्रकार की स्कीमें लाती रहती है, जिससे निर्धनता, बेरोजगारी वगैरह को और भी तमाम चीजों को जो है कंट्रोल में किया जाए, काबू में किया जाए। तो ये एक ऐतिहासिक कारण है। क्या भैया? ऐतिहासिक कारण। और भैया आप देखोगे ऐतिहासिक कारण में समय समय पर भारत सोने की चिड़िया थी और इस चिड़िया को इस प्रकार से लूटा गया, इस प्रकार से जलाया गया, नष्ट किया गया, तबाह किया गया, जिसकी कोई सीमा ही नहीं। इसे समय समय पर लूटा गया, समय समय पर बर्बाद किया गया, समय समय पर तबाह किया गया और बहुत सारे अकाल भी पड़े, जिससे आज जो है यहां लोग गरीबी की स्थिति में जी रहे हैं। अगर वही सोने की चिड़िया अगर आज बनी रहती तो हमारे पास जो है हमारा नाम जो है, हमारा डंका जो है चारों ओर गूंजता कि भारत एक ऐसा देश है जहां लोग शांति, समृद्धि, सुख, वैभव, ऐश्वर्य के साथ साथ अपना जीवन यापन करते हैं, है ना। ये हो गया। अब देखो भैया, निर्धनता से बचने के, निर्धनता को दूर करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं? उपाय तो हमारी सरकारों द्वारा, हमारे नेताओं के द्वारा बहुत सारे आए हैं, बहुत सारे स्कीम भी आए हैं, बहुत सारे लागू हुए हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, यहां केवल एक पर ही चर्चा करेंगे और वह होगा मनरेगा। और मनरेगा से आप देखोगे यूपी पुलिस कांस्टेबल लगभग जो पेपर लीक हुआ था उसमें पहले शिफ्ट में एक पेपर हुआ था, उसमें आप देखोगे तो मनरेगा से क्वेश्चन बना दिया गया था, क्वेश्चन पूछ लिया गया था। अब जिन्होंने पढ़ा होगा वो तो शानदार तरीके से लपेट ले गए होंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा था एनसीईआरटी में ही दी गई थी, नहीं पढ़ा भैया, चलो जाओ, कल्याण हो गया फिर। तो वही आप देख सकते हो। यहां देखो, निर्धनता उन्मूलन भारत की विकास रणनीति का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। यानी कि समय समय पर हमारी सरकारों ने निर्धनता से निपटने का तमाम प्रयास किया है और आज भी जो है प्रॉपर हमारी सरकारें जो है तमाम प्रकार की स्कीमों वगैरह के द्वारा इसे कंट्रोल करने में, इसे काबू करने में जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। लेकिन मैंने आप सभी से कहा ना कि इस निर्धनता की, इस गरीबी का जो है बहुत विस्तृत रूप है, इसके हजारों सिर हैं, इसके हजारों हाथ हैं, इसकी हजारों आंखें हैं। तो इसलिए इसके लिए जो है ऐसा ऐसा तीर बनाना होगा कि धाए से मारो जो है खेला खत्म। ये हो गया। अब देखो भैया, जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 है, उसके तहत क्या कहा जा रहा है भैया, इसी को जो है शॉर्ट फॉर्म में मनरेगा भी कह देते हैं। इसका उद्देश्य है किसी वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार के सभी वयस्क सदस्यों को, यानी कि एक साल के अंदर जो भी बेरोजगार परिवार है, जो भी तमाम चीजों से परेशान है, उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो भैया ऐसे परिवार के सदस्य 100 दिनों के रोजगार, और जो क्षेत्र सूखा प्रभावित है या जनजातीय क्षेत्र है वहां भैया इसे 150 दिन कर दिया जाता है। तो इसकी गारंटी प्रदान करता है, यानी कि 100 दिन का रोजगार जो है इसके तहत आपको मिलता है। साल भर में 100 दिन आप काम करके जो है अपना भरण पोषण, पालन पोषण और निर्धनता से आप जो है बच सकते हो। समझ में आई बात? तो ज्यादा कुछ है नहीं, तो इसको जो है आप सभी ने बहुत बार देखा भी होगा, बहुत बार पढ़ा भी होगा। इतनी बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। चौथे अध्याय का नाम है भारत में खाद्य सुरक्षा। कहां भैया? भारत में खाद्य सुरक्षा। तो इसको पहले छोड़ दो, सबसे पहले ये जानो कि खाद्य सुरक्षा क्या है। खाद्य का मतलब है खाना। क्या भैया? खाद्य का मतलब है खाना, और सुरक्षा मतलब रक्षा। जैसे आप मान लीजिए अपने घर से कहीं बाहर जा रहे हो, तो क्या करते हो? अपने घर में ताला लगा के जाते हो, कहीं हमारे घर में कोई चोरी ना कर ले,
है ना, चोरी से बचाने के लिए अपने घर में ताला लगाते हो, ठीक उसी प्रकार से सभी तक भोजन उपलब्ध हो सके और खाने को जो है कोई चुरा ना सके, इसीलिए जो है खाद्य सुरक्षा, इस पर भी ताला लगना चाहिए, इसकी भी सुरक्षा होनी चाहिए, इसकी भी रक्षा होनी चाहिए। तो भारत में जो है इसकी किस प्रकार से रक्षा हो रही है, भारत में इसे किस प्रकार से सुरक्षित किया जा रहा है, इसी को इस अध्याय में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और आप सभी ने कठोपनिषद अगर पढ़ा हुआ होगा तो वहां एक शांति मंत्र दिया है, क्या भैया? ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तुं सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। यानी कि हे ईश्वर, हे भगवान, आप हम दोनों की रक्षा कीजिए। किसकी भैया? गुरु और शिष्य की रक्षा कीजिए। हम दोनों का पालन पोषण कीजिए, हम दोनों का पालन पोषण कीजिए। और हे ईश्वर, हे ब्रह्मा, आप कब तक हमारा पालन पोषण करेंगे? इससे अच्छा है कि आप हमें उस काबिल बना दीजिए, उस लायक बना दीजिए, उतनी योग्यता हम में भर दीजिए, उतना सामर्थ्य हम में दे दीजिए कि हम सभी अपना लालन पालन पोषण खुद कर सकें। और हमें ऐसा ज्ञान दीजिए, ऐसी विद्या दीजिए जिससे हम दोनों में कभी भी ईर्ष्या और दोष ना हो। तो सेम इसी मंत्र की तरह यह खाद्य सुरक्षा है। सरकारें कब तक जो है हमें खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराती रहेंगी, है ना? सेम आप जो है इसको जोड़ सकते हो इस मंत्र से, जिस प्रकार से उस मंत्र में वो बात कही गई है और उसका अर्थ मैंने समझाया, उसी प्रकार से ये भी है। आशा करता हूं काफी कुछ आपको समझ में आ गया होगा। आइए एक बार पढ़ते हैं। यहां एनसीईआरटी आपको खाद्य सुरक्षा का अर्थ बता रही है। क्या बता रही है भैया? खाद्य सुरक्षा का अर्थ। खाद्य सुरक्षा का अर्थ है कि सभी लोगों के लिए, एक दो लोगों के लिए नहीं, अमीर गरीब के लिए नहीं, सभी लोगों के लिए। बात पर गौर कीजिएगा, सभी लोगों के लिए हमेशा, सदैव, निरंतर, बात पर गौर कीजिएगा, हमेशा भोजन की उपलब्धता, यानी कि सभी लोगों के लिए हमेशा हमेशा भोजन उपलब्ध रहना चाहिए, भोजन की उपलब्धता होनी चाहिए। क्लियर हुआ? और फिर भैया सभी लोगों तक भोजन पहुंचे, सभी लोगों तक भोजन पहुंचे, या सभी लोगों को भोजन तक पहुंच उपलब्ध कराया जाए। और भैया सभी में ऐसा सामर्थ्य होना चाहिए कि भैया भोजन को प्राप्त कर सके, सभी लोगों में इतना सामर्थ्य होना चाहिए कि भोजन को प्राप्त कर सके। मंत्र याद कीजिए जो मैंने सुनाया, ना याद हो फिर से जो है एक बार रिपीट कीजिए, पीछे जाके देखिए, सब समझ में आ जाएगा। पूरा टोटल जो है खाद्य सुरक्षा पर डिपेंड जो है वो मंत्र है, खाद्य सुरक्षा पर आधारित ही वह मंत्र है। तो उस मंत्र को याद कर लीजिए, खाद्य सुरक्षा चुटकियों में समाप्त हो जाएगी। तो भैया आपने अर्थ समझा, खाद्य सुरक्षा का अर्थ है सभी लोगों, एक दो लोग नहीं भैया, पूरा का पूरा जितना भी बड़ा देश है, पूरे देश का जनसंख्या, सभी लोगों तक हमेशा भोजन की उपलब्धता होनी चाहिए, सभी लोगों के लिए भोजन उपलब्ध होना चाहिए। और भैया सभी लोगों तक भोजन की पहुंच होनी चाहिए, सभी लोगों तक भोजन पहुंचना चाहिए, ये हो गया। और उसके बाद सभी में ऐसा सामर्थ्य होना चाहिए, इतना सामर्थ्य होना चाहिए कि उस भोजन को पा सके, उस भोजन को खरीद सके, उसके लिए उतना धन होना चाहिए, सामर्थ्य होना चाहिए। तो ये था भैया खाद्य सुरक्षा का अर्थ, खाद्य सुरक्षा का मतलब मैं समझा चुका। समझ में आ गई होगी बात, समझ में आई? और भैया आप देखोगे ये 9वीं की एनसीईआरटी है, अभी इसमें आपको ज्यादा एडवांस लेवल का चीज नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, आगे जैसे जैसे आप 9वीं से 10वीं में जाओगे, 10वीं से 11वीं में जाओगे, 12वीं में जाओगे, तो आपको एडवांस लेवल का जो है नॉलेज मिलेगा। समझ में आई बात? तो इसीलिए अभी मैं बहुत सारी चीजों को छोड़ दूंगा,
आप सभी को टेंशन नहीं लेना है। बिल्कुल बाकायदा शानदार तरीके से जो भी पढ़ने लायक होगा, जो भी जानने लायक होगा आपके, वही उतना मैं बताऊंगा आपको। समझ में आई बात भैया? तो खाद्य सुरक्षा का मतलब आप सभी ने समझ लिया होगा। जिसको नहीं समझ में आया भैया, वीडियो को फिर से पीछे करो और 2-3 बार देखो, मजा आ जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? मजा आ जाएगा। तो भैया पढ़िए और मजा लीजिए। आगे बढ़ते हैं भैया। आगे देखोगे तो खाद्य सुरक्षा के कई आयाम हैं। खाद्य सुरक्षा के कई आयाम हैं। वही आयाम उपलब्धता, पहुंच और सामर्थ्य। जो आपने अर्थ में समझा वही आपको आयाम में देखने को मिलेगा। तो वही चीज मैंने पीछे ही समझा दिया, यहां समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जो चीज मैंने पीछे बताया, उपलब्धता के बारे में बताया, पहुंच के बारे में बताया, और तो और भैया सामर्थ्य के विषय में बताया। तो उसी अर्थ को यहां आयाम के रूप में आपकी एनसीईआरटी बता रही है। तो देखो वही बात मैंने बताया था, उपलब्धता है, पहुंच है और सामर्थ्य है। अब इसी का जो है थोड़ा विस्तार वे में विकूटन किया गया है, जो मैं पहले ही समझा चुका हूं। यहां बस थोड़ा सा पढ़ दूंगा, कल्याण हो जाएगा। तो देखो भैया, उपलब्धता का तात्पर्य देश में खाद्य उत्पादन, खाद्य आयात और सरकारी अनाज भंडारों में संचित पिछले वर्षों के स्टॉक से है। जो लिखा गया है समझ में नहीं आएगा, तो इसे इस प्रकार से समझो भैया कि सरकारी गोदाम में अनाज रखा है, इसे इस प्रकार से समझो। और जब भी मान लो कोई भी आपदा आती है, मान लो बाढ़ आ गया, सूखा आ गया, अकाल पड़ गया, तो इस भंडार से जो है सरकार सहायता करती है। क्या करती है? सरकार सहायता करती है कि बाबू वो क्षेत्र में सूखा आ गया है, वहां इतने लोग प्रभावित हैं, उन तक भोजन पहुंचना चाहिए। तो इसे आप इस प्रकार से समझ लो, कल्याण हो जाएगा। आशा करता हूं समझ में आ गई होगी। अब भैया पहुंच, खाद्य प्रत्येक व्यक्ति को मिलता रहे। खाद्य जो है, भोजन जो है, सभी को मिलना चाहिए। और आप अगर बारीकी से देखो तो इसका जुड़ाव जो है, इसका संबंध जो है दूसरे और तीसरे अध्याय से है। दूसरे और तीसरे अध्याय से है। तीसरे अध्याय से कैसे है कि बहुत सारे लोगों को भोजन उपलब्ध नहीं हो पाता, इसीलिए वह निर्धन हो जाते हैं, गरीब हो जाते हैं। और दूसरे अध्याय से इसका संबंध कैसे है, सुन लीजिए। जब हम किसी भी व्यक्ति को संसाधन के रूप में तब्दील कर रहे होते हैं और कुछ लोग छूट जाते हैं, और जो लोग छूट जाते हैं वह जो है खाद्य सुरक्षा का भी शिकार हो जाते हैं, निर्धनता का भी शिकार हो जाते हैं। आशा करता हूं मेरी बातें आप सभी के भेजे में घुस रही होगी, आप सभी को समझ में आ रहा होगा। बोलो। ये हो गया। तो पहुंच भैया, सभी लोगों तक खाद्य सुरक्षा पहुंचना चाहिए, सभी को जो है खाना मिलना चाहिए, खाना उपलब्ध होना चाहिए। और भैया सामर्थ्य, भोजन इतना भी महंगा नहीं होना चाहिए, खाद्य इतना भी महंगा नहीं होना चाहिए कि कोई व्यक्ति उसे खरीद ना सके। तो भैया ये उसके लिए है। तो सामर्थ्य का मतलब है कि लोगों के पास अपनी भोजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त और पौष्टिक भोजन खरीदने के लिए धन उपलब्ध हो। यानी कि खाद्य सुरक्षा के लिए लोगों के पास धन भी होना चाहिए, सामर्थ्य भी होना चाहिए, और इतना महंगा नहीं होना चाहिए कि लोग उस तक पहुंच ना सकें, लोगों को वह उपलब्ध ना हो सके, लोगों के सामर्थ्य के बाहर हो। समझ में आई बात? तो सामर्थ्य यही है। और भैया आप देखोगे कि खाद्य सुरक्षा हमें उपलब्ध होना चाहिए, केवल जीने के लिए हमें खाना नहीं मिलना चाहिए, हमें जो है पौष्टिक और पर्याप्त भोजन मिलना चाहिए, केवल जीने के लिए नहीं। खाद्य सुरक्षा केवल जीने के लिए नहीं होनी चाहिए, उसमें भैया पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक वगैरह सब कुछ विद्यमान होना चाहिए, मिला होना चाहिए। इतनी बात क्लियर हुई होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। इतना आप सभी ने समझ लिया होगा, इसको मैं पीछे भी समझा चुका हूं, इसीलिए यहां मैं क्या करूंगा, ज्यादा इस पर बात नहीं करूंगा। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं।
आगे देखोगे भैया, समाज के सभी वर्गों के लिए खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने सावधानी पूर्वक खाद्य सुरक्षा प्रणाली तैयार की है, जिसके कई घटक हैं। अब देखो, भारत में जो है, भारत में खाद्य की सुरक्षा करने के लिए हमारी सरकारें जो है समय समय पर बहुत सारी स्कीमें लेकर आती हैं, तमाम योजनाएं लेकर आती हैं, जिनके माध्यम से निर्धनता को भी दूर किया जाता है और लोगों के पास जो है खाना भी उपलब्ध हो पाता है। बहुत सारी स्कीमें, बहुत सारी चीजें जो है सरकार समय समय पर लेकर आती रहती हैं, जिसके माध्यम से गरीबी को भी दूर किया जाता है, जिसके माध्यम से भोजन को भी सुरक्षित किया जाता है, भोजन तक जो है लोगों को पहुंचाया जाता है। और यही चीज हमें पढ़ना था, यही चीज हमें पढ़ना है। भारत सरकार ने सावधानी पूर्वक, जैसे आप देखोगे कभी कभी सरकारें जो है फ्री में राशन बंटवाती हैं जो गरीब तबके के लोग हैं, और गरीब तबके के लोगों के लिए और भी तमाम सुविधाएं जो है सरकार समय समय पर पहुंचाती रहती है, यानी कि खाद्य की सुरक्षा करती रहती है। समझ में आई होगी बात। जैसे अभी जो है ट्रेंड में चल रहा है 5 किलो राशन। क्या भैया, 5 किलो राशन, तो इतना इशारा काफी है आप सभी के लिए। तो भैया सरकार जो है समय समय पर बहुत सारा चीज लेकर आती रहती है, और उसी में से आपको 2 घटक यहाँ पर पढ़ना है। कितना पढ़ना है भैया, उसी में से आपको क्या करना है, 2 ही घटक जो है यहाँ पर पढ़ना है। अब वो 2 घटक क्या है, आइए देखते हैं। पहला आप देखोगे बफर स्टॉक। क्या भैया, बफर स्टॉक। अब कुछ लोगों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि सर कहीं बफर सिस्टम तो ना है, जाओ अपने हाथ से जो है रसगुल्ला निकालो, चाउमीन निकालो और जो है गपा गप खा जाओ, है ना। और कुछ लोग तो बारात में जाते हैं झूठे ही, कह देते हैं हम दुल्हा के तरफ से हैं, हम दुल्हन की तरफ से हैं, हम दुल्हा के भाई के तरफ से हैं, और जाते हैं बढ़िया बफर सिस्टम में, बढ़िया निकाल निकाल के खाए और उसके बाद चले आए, है ना। तो ये भी बहुत लोग करते होंगे, आप सब में से कई लोग करते होंगे। तो बफर सिस्टम, वो वाला बफर सिस्टम ये नहीं है, ये बफर स्टॉक है। ये समय आने पर, जरूरत पड़ने पर आपको जो है देगा। लेकिन बफर सिस्टम में क्या है, आप जाते हो अपने हाथ से जो मन चाहे निकाल के खाते रहते हो। ये हो गया। दूसरा हो जाएगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली। क्या हो जाएगा भैया, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अब आइए पहले हम लोग बफर स्टॉक को जान लेंगे, फिर इसके बाद इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर आएंगे। तो भैया भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल का भंडार है। इसे इस प्रकार से समझो कि ये सरकार के पास रखा हुआ अनाज का भंडार है, और इस अनाज के भंडार को सरकार, जैसे मान लो कहीं सूखा पड़ गया, कहीं जो है फसल अच्छी नहीं हुई, कहीं अकाल की स्थिति बन रही है, कहीं बाढ़ आ गया, या कहीं कोई और भी अन्य प्राकृतिक आपदा आ जाए, तो वहां के लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए सरकार के पास यह स्टॉक उपलब्ध रहता है। क्या भैया, सरकार के पास यह स्टॉक उपलब्ध रहता है। अब भैया सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है, तो इसे अगर मुझे एक शब्द में समझाना हुआ तो एक शब्द होगा राशन। क्या भैया, 5 किलो राशन। आशा करता हूं इसी राशन के नाम से आप सभी जो है समझ गए होंगे, तो इसमें ज्यादा दिमाग खर्च नहीं करना है, बस राशन। आइए पढ़ देता हूं भाई। भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्त अनाज को सरकार विनियमित राशन दुकानों के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में वितरित करती है, और जो खाद्य सुरक्षा की समस्या है उसको दिन प्रतिदिन सरकार दूर करती जा रही है, और गरीब से गरीब तबके तक भोजन की उपलब्धता को सुनिश्चित कर रही है। यही नहीं, पौष्टिक खाद्य पदार्थ तक भी जो है उनके पहुंच को सुनिश्चित कर रही है। इसका जीता जागता उदाहरण आप देखोगे सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन, दोपहर का भोजन,
और आप देखते होंगे सरकारी स्कूलों में दूध भी मिलता है, और किसी दिन जो है फल वगैरह मिलता है, और किसी किसी दिन जो है खाना ये वाला बनेगा, किसी दिन तहरी बनेगी, किसी दिन खीर बनेगा, किसी दिन रोटी सब्जी मिलेगी। तो इसी प्रकार से आप देखते होंगे कि सरकार खाद्य सुरक्षा तक सभी के पहुंच को सुनिश्चित करती है ना। ये तो हो गया ये। और उसके बाद आप देखोगे जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए भी आंगनबाड़ी वगैरह के माध्यम से या तमाम और भी स्कीमों के माध्यम से उन्हें पौष्टिक आहार वगैरह भी उपलब्ध कराती है, पौष्टिक आहार वगैरह भी उपलब्ध कराती है। तो सरकार जो है निरंतर इन कामों को करती रहती है, और इन कामों से जो है हम लोग काफी इस पर काबू पा भी चुके हैं। हमारे पास इतना सारा गेहूं चावल है कि हम जो है किसी भी देश को जो है उसका पालन पोषण कर सकते हैं। मान लीजिए कोई भी देश आ गया और वो जो है दिवालिया हो गया, उसके पास जो है खाने पीने का कुछ भी नहीं है, उसका पालन पोषण हम लोग कर सकते हैं। ये अपना जो नल्ला पाकिस्तान है, इसका भी पालन पोषण हम लोग जो है आराम से कर सकते हैं। इतना अपने पास जो है हो गया है, इतना अपने पास जो है खाद्य स्टॉक वगैरह, खाद्य भंडार वगैरह है, इतना अपने पास गेहूं चावल पर्याप्त है कि हम लोग जो है किसी भी देश का पेट अब भर सकते हैं। लेकिन आप आधुनिक भारत में झांकोगे तो वहां कई सारे अकाल भी पड़े थे, और हम लोग बाहर से गेहूं मंगा रहे थे, और वो लोग भी जो गेहूं दे रहे थे वो अपने सुअर वगैरह को भी नहीं खिला रहे थे, और वो गेहूं हम तक पहुंचा रहे थे। तो भारत ने जो है अकाल वगैरह का भी जो है सामना किया है पूरे जोश जुनून उत्साह के साथ। और उस समय संसाधन ना होते हुए भी हमारी सरकारों ने खूब दमदार प्रयास किया, और प्रयास में उन्होंने जो है 100% सफलता भी हासिल की, और पंचवर्षीय योजनाओं वगैरह के माध्यम से गरीबी, कृषि वगैरह में सुधार और भी तमाम चीजों को करके दिखाया है। समझ में आ रही होगी बात। तो इसीलिए आप देखते होंगे महापुरुषों को, जो हमारे महानायक हैं आजादी के, जो हमारे महापुरुष हैं, उनको गाली देने में तो बड़ी ही आसानी है, किसी पर उंगली उठाने में जो है बहुत ही आसान लगता है। लेकिन जब आप खुद उस जगह खड़े होकर दिखाओगे, या खड़े हो पाओगे, या खड़े रहोगे, तब आपको असलियत समझ में आएगी, है ना, तब आपको असलियत समझ में आएगी। तो भैया भारतीय खाद्य निगम द्वारा आधी प्राप्त अनाज को सरकार विनियमित राशन दुकानों के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में वितरित करती है, और खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करती है। कैसे भैया? सावधानी पूर्वक। कैसे? सावधानी पूर्वक। तो आशा करता हूं इतना आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आता भैया तो फिर से जो है कमेंट कीजिएगा, और भी बेहतरीन तरीके से समझाने का, बताने का प्रयास किया जाएगा। और हम तो आपके लिए हमेशा सदैव निरंतर खड़े हैं। आपका हित मेरा हित, आपका हित मेरा हित। तो भैया आगे देखते हैं। निर्धनता रेखा से नीचे रह रहे लोग खाद्य की दृष्टि से हमेशा असुरक्षित रह सकते हैं, जबकि संपन्न लोग भी आपदाओं के समय खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित हो सकते हैं। तो भैया जो लोग अमीरी का बहुत ज्यादा नाटक करते हैं, अमीरी का बहुत ज्यादा ढोंग करते हैं, संपन्नता का बहुत ज्यादा ढोंग करते हैं, तो भैया सुन लो, अगर किसी समय प्राकृतिक आपदा आ गई, इसका जीता जागता उदाहरण कोरोना महामारी है। क्या है भैया? इसका जीता जागता उदाहरण कोरोना महामारी है। बहुत सारे पैसे वाले लोग भी जो है निपट गए, चले गए। क्यों? क्योंकि उनका घमंड था कि मेरे पास पैसा है तो सब कुछ है। अरे भैया पैसे से ही सब कुछ नहीं होता। तो आप देखोगे जो लोग गरीब हैं, जो लोग दबे हुए हैं, जो लोग कुचले हुए हैं, केवल वही खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से असुरक्षित नहीं होते, बल्कि संपन्न लोग भी जो है खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से असुरक्षित हो सकते हैं। उसका जीता जागता उदाहरण कोरोना महामारी है, आपदा है।
आपदाओं के समय भैया आप कितने भी संपन्न लोग हों, आपके पास जो है खाद्य सुरक्षा असुरक्षित हो सकता है। समझ में आ रही होगी बात। तो आशा करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। खाद्य सुरक्षा आपके यूपीएससी वगैरह में, पीसीएस वगैरह में, यहां तक कि और भी तमाम परीक्षाओं में जो है कई सारे क्वेश्चन दाग दिए जाते हैं। खासकर यूपीएससी वगैरह में मेंस वगैरह से जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और आप करंट अफेयर में देखोगे तो भैया हमेशा हमेशा यह करंट का मुद्दा बना रहता है। क्या भैया? हमेशा यह करंट का मुद्दा बना ही रहता है। तो ऐसे में आप समझ सकते हो यह कितना महत्वपूर्ण टॉपिक था। लेकिन एनसीईआरटी में थोड़ा एडवांस लेवल कम था, काफी कम था, ना के बराबर था। हमने उन चीजों को जाना जो अक्सर सबको लगभग लगभग पता ही होंगी। एनसीईआरटी ने उतना ही बताया जितना लगभग लगभग शायद सबको पता ही होंगे। तो ये टॉपिक महत्वपूर्ण था। आगे हो सकता है कहीं किसी किताब में इसका एडवांस वर्जन हो, इससे और भी बेहतर बेहतर चीजें दी गई हो, तो वो हमारी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा सहायक हो सकती हैं। हालांकि परीक्षाओं में यहाँ जितना हमने पढ़ा, यहाँ से क्वेश्चन बनना ना के बराबर ही है, ना के बराबर ही है, बात पर गौर कीजिएगा। लेकिन हम लोग अपने नींव को मजबूत करने के लिए इन सारी चीजों को देख रहे हैं। क्या भैया? अपनी नींव को मजबूत करने के लिए, अपना बेस बनाने के लिए इन चीजों को पढ़ रहे हैं। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे तो आगे भैया आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। पढ़ते रहिए और जो है चर्चाओं को शेयर वगैरह करते रहिए। जितनी जल्दी जल्दी आप चैनल के प्रति अपना प्यार दुलार दिखाएंगे, यकीन मानना साथियों, उतनी जल्दी जो है आपके लिए और भी शिक्षक लाकर यहाँ खड़े कर दिए जाएंगे, जो आपको बेहतरीन तरीके से चीजों को समझा, बता और पढ़ा रहे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।